हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के बेसिक्स मैथ्स के ऊपर में। क्लास टेंथ में जाने से पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेसिकली हमें देखने को मिला है, जो ये बच्चे क्लास टेंथ में जाते हैं वो अपना बेस को मजबूत करके नहीं जाते हैं। उनके बेस ठीक नहीं होता है, इस कारण वो बहुत परेशान होते हैं। आप क्लास टेंथ जाने से पहले अगर आपका इन सभी बातों जो डिस्कस करेंगे आपको पता रहेगा, तो हो सकता है जो मैथ्स के जो सम्स होंगे उसको बनाने में आपको आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। नहीं तो फिर आप हर जगह अपने आप को लैग करेंगे, आपको लगेगा कि आप सबसे पीछे हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, कुछ बातें हैं कि नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ा है आपने, लेकिन आप भूल चुके हैं। सारी सारी बातें हुई है, हो सकता है आपने जब बेसिक्स क्लासेस हो रही थी उसमें आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये भी चीजें हो सकती हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, परेशानी उनकी होती है। उसी को देखते हुए मैंने एक सोचा कि बच्चों के हेल्प के लिए एक वीडियो लेक्चर रेडी किया जाए, जिसमें जितनी बेसिक्स बातें हैं जो क्लास टेंथ में, जो क्लास टेंथ का जो सिलेबस में आपका हेल्प करे। मैथ्स जो बेसिकली बच्चों का परेशानी होता है, बहुत सारे बच्चे उसे सफर करते हैं, दिक्कतें होती हैं, उसी को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर जो हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास जितने से हम लोग जो मैथ्स स्टार्ट करते हैं, मैथ्स जो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका बेस जो है वो नंबर सिस्टम से है। जो हमारा यही है नंबर सिस्टम। अब नंबर जानने से पहले आप पहले ये चीज जानिए, नंबर के जानने से पहले आप ये जानिए कि सर डिजिट्स क्या होते हैं। व्हाट इज डिजिट्स? डिजिट्स है क्या? डिजिट अगर आप जान गए तो फिर नंबर भी जान जाएंगे। डिजिट क्या है? डिजिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी, डिजिट इज, डिजिट जो है वो हमारा जीरो से लेके नाइन तक, जो हमारा वन डिजिट के जो नंबर है। अभी तो जो डिजिट जो बने हुए हैं वो केवल 10 डिजिट है हमारे पास, 0 to 9। और इसी सभी डिजिट्स को हम लोग यूज करते हैं। 0 to 9 मतलब क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 करते करते 9 तक। इन्हीं सभी डिजिट्स को हम लोग यूज करते हैं और नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं सभी डिजिट्स को हम लोग यूज करते हैं और नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, और नंबर फॉर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 डिजिट का नंबर बनाइए, 2 डिजिट का नंबर बनाइए जो हाईएस्ट हो, मतलब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर। तो आप क्या बनाएंगे? सर 2 डिजिट का नंबर सबसे हाईएस्ट तो 2 डिजिट होना चाहिए, इट इज 99, जो आप जानते भी हैं। ठीक है सर, 2 डिजिट का नंबर बताइए जो दोनों डिजिट अलग अलग हो और वो ग्रेटेस्ट हो, तो 98। क्लियर है? 2 डिजिट का नंबर बताइए जो सबसे स्मॉलेस्ट है, हम लोग जानते हैं 10। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर बताइए, ठीक है, दोनों सेम हो, ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट हो 11। दोनों डिजिट सेम है और सबसे ग्रेटेस्ट 98, अलग अलग, तो अलग अलग निकल ही गया था। तो पहले डिजिट जानना है। डिजिट्स क्या होते हैं? जो हमारा 0 to 9 तक जो हमारे पास वो नंबर भी है, डिजिट्स भी है, उन्हीं डिजिट्स को हम लोग यूज करते हैं और नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब नंबर अगर आपको समझ में आ गया है, नंबर और डिजिट्स अगर आपको क्लियर हो गया है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर जानते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं नंबर्स के। पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर, सेकंड होता है हमारा होल नंबर, एंड थर्ड होता है हमारे पास इंटीजर्स। पहले हम इतने की बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? व्हाट इज नेचुरल नंबर? जितने भी नंबर्स हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ऑल द नंबर दैट कैन बी काउंटेड, जितने नंबर इसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया काउंट करना, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 1 से जितने भी नंबर आप काउंट कर सकते हैं फ्लोलेसली, ऐसे नहीं कहीं रुक जाए 2.5, ये नहीं है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग नेचुरली बोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 से स्टार्ट किए, बोलते चले गए, ठीक ना। सारे नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हैं जिसमें जीरो इंक्लूडेड हो, ऐसे। मतलब अगर आप चाहें तो होल नंबर को कह सकते हैं, सर जो होल नंबर होता है वो होता है 0 प्लस
नेचुरल नंबर। जो होल नंबर होता है सर, जीरो और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, या सही है। थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है सर? तो ऑल दी नंबर्स जिसको काउंट कर रहे हैं, सही बात है, जिसको आप नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं, और पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लाइक दिस। बीच में हमारा जीरो हो गया, इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, लाइक दिस। 1 2 3 4 5, ऑल दी नंबर्स। जीरो एक ऐसा नंबर है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, याद रखिए। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ध्यान रखें। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं है वो, याद रहे ये बात। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं, देखो नंबर में दिखा सकते हैं आप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स को, जैसे पॉजिटिव वाले में इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं I+, नेगेटिव वाले इंटीजर को लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं I-। डिनोट का तरीका है, जैसे नेचुरल नंबर को डिनोट करना होता है तो हम लोग लिखते हैं N, होल नंबर को डिनोट करना होता है तो हम लोग लिखते हैं W, डिनोट ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे कोई नंबर है W को बिलोंग करता है तो हम जान गए हैं कि सर क्या है वो? होल नंबर है। कोई नंबर जो N को बिलोंग करता है तो हम समझ जाएंगे सर वो नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर के अंदर में आता होगा। हम कह रहे हैं कोई नंबर सर I+ को भी डिनोट बिलोंग करता है तो वो नंबर क्या होगा सर? इंटीजर्स होगा और सारा पॉजिटिव होगा, कोई भी ले सकते हैं। अगर बोले कोई नंबर सर I- को तो हम कहेंगे कि इंटीजर्स है और वो नेगेटिव नंबर होगा। क्लियर है? ध्यान, ये छोटी छोटी बातें हैं। स्टार्ट करते हैं फिर से, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। डिजिट्स 0 to 9 होते हैं। डिजिट के कॉम्बिनेशन से हम लोग नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। 3 डिजिट्स का नंबर, 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर, जैसे मैंने 5 डिजिट का नंबर बोल दिया कोई लगाने के लिए, 5 डिजिट्स, तो सर 5 डिजिट कोई भी नंबर लगा देंगे हम लोग, 5 4 6 3 2। देखिए सारा वही वो डिजिट्स है जो इसके अंदर में है, जिसको हमने यूज किया और बन गया 5 डिजिट का नंबर, 54,632। ठीक है। आइए, अब इन सभी बातों को जानने के बाद जो चीजें हैं, इन सभी बातों का आपको यूज होगा क्लास 10th में, ध्यान रखिए। साथ में आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना लें, कुछ कुछ चीजों को लिख लें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग इन बातों को जान चुके हैं, और भी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है इसमें, होती है छोटी बातें जो बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे हमने बात किया कि सर इवन नंबर क्या होता है, और सर बच्चों को पता भी होगा ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है सर? जो टू से डिविजिबल हो, ऐसे सारे नंबर जो टू से डिविजिबल हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वट एवर विद द नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू, इट इज कॉल्ड ऑड नंबर। चलिए, इवन नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो, जो टू से डिविजिबल ना हो उसको हम लोग कहेंगे ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, हमने पहला एक लिया 4 6 8 12, टू से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये सारे नंबर टू के टेबल में आते हैं, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। अगर हम इसकी बात करें तो ऑड नंबर वो होते हैं जो टू के टेबल में नहीं आते हैं, ना 1 आते हैं, ना 3 आते हैं, ना 5 आते हैं, 7 आते हैं, ना 9 आते हैं, ना 11 आते हैं, ना 13 आते हैं। ठीक है, अब सवाल आपका ऐसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, बच्चे तो सब जान रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हमने कह दिया कि एक कोई, हम जैसे रैंडम पूछ रहे हैं आपसे, समझिए कि हमने कहा कि सर कोई एक इवन नंबर है, हम लिए रैंडम इवन नंबर 76। तो 76 के बाद इवन नंबर क्या होगा? 78। 76 से पहले क्या होगा? 74। मतलब मेरे पास जो नंबर लिए थे हम 76 लिए, और जो उसके पहले वाला नंबर 2 कम आया है, उसके बाद वाला नंबर 2 ज्यादा आया है। मतलब अगर हम यही चीज बोलते हैं कि सर हमने कोई इवन नंबर चूज किया, वो इवन नंबर एक्स है, समझ ध्यान से, बहुत इजी है। हमने कोई इवन नंबर लिया 76, कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया और वो इवन था, अब उससे पहले वाला इवन नंबर क्या होगा? 2 कम होगा। उसके बाद वाला इवन नंबर क्या होगा? 2 ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि इवन नंबर सर एक्स है, तो उसके बाद का इवन नंबर क्या होगा? x+2। इससे पहले वाला इवन नंबर क्या होगा? x-2। स्टोरी क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, समझ से सब समझिएगा तो बहुत इजी है, एकदम सीधा सपाट सा सवाल सब रहता है, और बहुत इजीली बन जाता है। समझ गए? जैसे हमने एक सवाल ले रहे आपको थे ना, जैसे हम बोले कि सर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं,
कि सर तीन नंबर है, तीनों नंबर का जो सम है 99 है। तीन नंबर है, तीनों इवन है। ऐसे बोले, थ्री नंबर्स है, तीनों इवन है। ठीक है, तीन नंबर आपके पास है सर, तीनों इवन है, और तीनों का जो सम है ना वो कितना है, 99। तो बताना है कि वो सर तीन नंबर क्या होगा। सर हमको पता नहीं ना वो नंबर क्या होगा, लेकिन ये पता है सर तीनों इवन है। तो सर आपने बताया कि हम कोई नंबर को इवन ले रहे हैं, तो उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, x-2, उसके बाद वाला x+2। तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं एक चीज को। देखिए हम सिंपल सा आपको समझा रहे हैं, ये बेसिक्स है। ये वर्ड प्रॉब्लम साथ आपको खेलना है, पूरा 10th में आप खेलेंगे। आप कितने बढ़िया से खेलेंगे वो डिसाइड ये करेगा कि आपका बेसिस कितना बढ़िया है। नहीं तो हो सकता है आप एग्जाम्पल देख के, किसी का हेल्प लेके बना लेंगे, बट द थिंग इज वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको नहीं हो पाएगी। आप भूल जाइए, वो क्लियर तभी हो पाएगा जब इसको समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि हमने कहा कि कोई तीन नंबर है सर, तीन नंबर है, वो तीनों नंबर कैसे हैं, इवन है। वो तीनों नंबर का सम क्या है, 99 है। हमको तो उस नंबर के बारे में पता नहीं था, तो हमको पता नहीं था तो हम नंबर बोल दिया सर एक्स है, नंबर एक्स है, उसके बाद वाला नंबर x+2 है, उसके पहले वाला नंबर x-2 है। इजी है, बहुत इजी है सर। अब ये तीनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है, 99। मतलब ये तीनों नंबर को जोड़ा जाए, सम का मतलब ऐड होता है सर, अगर आपको पता होना चाहिए आपको। जोड़ा जाए तो 99 आता है। अब यहां से देखिए, +2 - 2, को 2, x+x+x 3x। तो ऐसा कीजिए ना, 99 मत कीजिए, मेरा ऑड आ जा रहा है, 96 लीजिए, समझने में ठीक रहेगा। ऑड नहीं आएगा, इवन आ जाएगा, क्योंकि हम इवन बोल दिए थे। ऐसे सवाल जो था ऑड के लिए बन गया था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। आप यहाँ 96 ले लिया, सम 96 लेने को आसान रहेगा, आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। अच्छा, 3x, x का वैल्यू हो जाएगा 96/3। अब 99 को हम 96 क्यों कर दिए, बिकॉज 99 लेने से क्या हो रहा था, मेरे पास ऑड नंबर निकल जा रहा था। हम पहले डिस्कस कर लिए क्या है वो, इवन, और इवन का डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपको बहुत बेनिफिशियल था, देखिए कितना अच्छा आपको सवाल से ही क्लियर हो गया। ऑड हो या इवन हो, ऑड हो या इवन हो, अगर हम कंसीडरेशन करेंगे, नंबर का कंसीडर करेंगे, कंसीडर से इसी ऑर्डर में क्या था, एक्स, x+2, x-2, वो आपके लिए बढ़िया है, बेनिफिशियल। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लीजिए। 3 से ये कट गया, 32 बार में, x = 32। मतलब वो नंबर क्या था मेरे पास, 32। मतलब वो नंबर 32 है, 32 से पहले 30 है, और 32 के बाद 34 है। वो तीन नंबर मेरा यही है। आइए, अगर वो तीन नंबर मेरा 99 होता, समझ लीजिए वो तीन नंबर का सब, उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर वो तीनों नंबर सर क्या बोलता, सर तीन नंबर है, अब बोला है कि ऑड है, और सम कितना हो रहा है, 99। चलिए उसी बात करते हैं, दैट्स इट। अब देखिएगा ऑड ही निकलेगा, और तीनों मिलकर सम 99 ही होगा। सेम वही कहानी होगा, तीन नंबर है, तीनों ऑड है, ऑड लेते हैं। चलिए, तो ऑड के लिए भी तुरंत बताया आपको, x-2, x+2, ऑर्डर में इसी लेंगे, x(x-2), x+2। अब ये तीनों नंबर का सम कितना है सर, 99। चलिए, x(x-2), x+2 = 99, -2 + 2 कैंसल आउट, 3x, 3x, 99, x = 99/3, x = 33। मतलब वो नंबर क्या होगा, 33, 35, 31। देखिए तीनों नंबर को ऐड करने से 99 आ रहा है, और तीनों देखिए ऑड है, टू के टेबल में जाता है। और हम जो पिछला क्वेश्चन लिए थे उसमें देखिए तीनों इवन है, जो टू के टेबल में जाता है। अब ये सर करवाने के पीछे कारण क्या था, सवाल आपको ऑड इवन नहीं पूछेगा सर, ऑड इवन होता क्या है नहीं पूछने वाला। आपसे सवाल थोड़ा सा कनेक्टेड पूछे, ये सवाल आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, समझ रहे कहानी, ध्यान रखिए। मे भी हो सकता है कि आपको एपीए में मिल जाए एक आध सवाल जहाँ पर ऑड इवन का कुछ कॉन्सेप्ट है, हल्का फुल्का ऑर्डर बनता है। ठीक है, देखिए तो सवाल कैसे लिखेंगे सर, कैसे बनाएंगे, ध्यान में क्या रखना है हमको, कि कभी भी अगर हमको तीन नंबर, चार नंबर,
तीन से ज्यादा ज्यादा नहीं है, दो ही रहता है बेसिकली, दो, दो से कम, दो से ज्यादा, दो से तीन के बीच में रहता है, नंबर पूछता है। कभी भी हमको अगर बोल दिया ऑड नंबर के बारे में लेने के लिए या इवन के लेने के लिए, ऑड अगर लेने के लिए बोला तो हम नंबर ये लेंगे सर, x-2, x और x+2। इवन के लिए भी सर वही लेंगे, x, x+2। इन बातों को हमको याद रखना। कहानी क्लियर है? ध्यान रखिए। अब ऑड इवन क्लियर हो गया, अब हम लोग थोड़ा समझेंगे सर प्राइम नंबर क्या होता है, एंड सेकंड वन इज कॉम्पोजिट, जो आपका ये काम का है। चैप्टर 1 में आपको मिलेगा ये दोनों बात। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से। तो हम बात करें प्राइम नंबर के बारे में, तो प्राइम नंबर है क्या? ऐसा सारा नंबर, दुनिया का ऐसा सारा नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर आप उठा सकते हैं, उसके जो पॉजिटिव का, नेगेटिव ले सकते हो तो बड़ी बड़ी बात नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। सारे नंबर से, ऐसे सारे नंबर जो केवल अपने खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई भी नंबर आप उठा लें जो खुद के टेबल में आए और वन के टेबल में आए, उनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब अगर इसको बोले मैथमेटिकल भाषा में, तो ऐसा सारा नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, दो के अलावा कोई फैक्टर ना हो, और फैक्टर क्या क्या हो? वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे सारे नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर रहेगा, वो नंबर होगा वन, और उसका खुद का नंबर और वन इटसेल्फ वन, तो हम लोग उसको कहेंगे कि सर क्या है वो है प्राइम नंबर। तो सर कंपोजिट क्या है? नहीं, प्राइम के अंदर में सर दो और बातें हैं, पहले प्राइम समझिए अच्छे से, फिर कंपोजिट समझेंगे। प्राइम से भागना नहीं है, पहले प्राइम, पहले प्राइम प्राइम समझिए ध्यान से। तो ऐसे सारे नंबर जिसके दो फैक्टर्स हैं, वो नंबर खुद एंड द वन, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। इसके दो फैक्टर्स होंगे, नंबर इटसेल्फ एंड द वन। इसके दो फैक्टर होंगे, ये बात किया जा रहा है किसके बारे में? फैक्टर के बारे में। फैक्टर मतलब उससे जो टेबल में आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल ले ले 13, तो 13 प्राइम नंबर है। देखिए 13 टेबल में आता है और वन टेबल में आता है। अगर हम बात करें 17, तो वन के टेबल में आता है, 17 में आता है। अगर हम बात कर दिए 43, सर वन में आता है, 43 और किसी टेबल में नहीं आएगा सर। तो दीज आर द नंबर कॉल्ड प्राइम नंबर। नाउ स्टार्ट विद द अदर थिंग्स। अब और कुछ और चीजों से लेके आते हैं हम लोग। तो सर इसका दो पार्ट, दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है प्राइम नंबर का। एक तो आएगा, यूज होगा, बहुत जगह हम देखे हैं यूज होते हुए क्लास 10th में, लेकिन एक का यूज कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो जा रहा है, आगे चल के आपको जीवन में काम आएगा ये, इसलिए ध्यान रखें। प्राइम नंबर के दो पार्ट से, पहला है को प्राइम नंबर एंड सेकंड इज ट्विन प्राइम। ठीक है, अभी को प्राइम क्या है? अरे सर कोई भी दो नंबर उठाइए आप, प्राइम आपको पता चल गया प्राइम है कि नहीं है। आप पता कर लिए कि प्राइम क्या है, फिर को प्राइम के बारे में सोचना ही नहीं। कोई भी आप दो नंबर उठा लीजिए, अगर वो दोनों प्राइम है तो को प्राइम है। कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टू नंबर्स, पेयर पेयर ऑफ टू नंबर्स विच आर प्राइम। दो नंबर का पेयर बनाइए, दोनों प्राइम होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम। कहानी खत्म। बाकी बुक्स में क्या डेफिनेशन दिया उससे मतलब नहीं, मीनिंग यही है। आप पेयर ऑफ दो नंबर उठाइए, पेयर बनाना है, दो दो नंबर का पेयर बनाइए। आप दोनों पेयर बनाइए और बोलिए कि सर दोनों प्राइम है, तो वो दोनों अगर साथ में लिख दिए तो सर वो प्राइम नहीं है, वो उसका नाम बदल दिया को प्राइम। क्या नया चीज पढ़ा रहा है? सेम तो है। क्लियर समझ में आ रहा है? आप कोई भी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज प्राइम नंबर? क्लियर है? अब आपको वो दोनों नंबर को साथ में लिखना है, दो नंबर ले लेना पेयर करके, बहुत सारे नंबर दे कॉम्बिनेशन, आप पेयर बनाइए, उसका पेयर बनाइए और साथ में लिखते जाइए। अगर आप पेयर बनाने के बाद दोनों को अलग अलग कर दिए तो उसको को प्राइम बोलिए। कहानी खत्म। कहानी क्लियर है? चलिए, जैसे मान लिया मैं तो प्राइम नंबर लिखा 13, 17, 13, दोनों सर क्या है? प्राइम है, दोनों साथ लिख दिए, सर ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर। चलिए एक नंबर आप लिखे 19, दूसरा लिखे 43, सर को प्राइम नंबर, दोनों प्राइम है।
37। ठीक है। अब ट्विन प्राइम क्या होता है सर? ऐसा सारा नंबर जिसमें प्राइम नंबर कॉन्सिक्यूटिव हो जाए, जस्ट उसके बाद आ जाए प्राइम नंबर। प्राइम हो जैसे 19 के बाद 43 बहुत दूर है, 19 के बाद प्राइम नंबर 31 भी आ गया, देखिए बहुत क्लोज होना चाहिए, जस्ट उसके बाद प्राइम नंबर एक हो गया, जस्ट उसके बाद प्राइम नंबर, उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम। जैसे हमने कहा कि सर ये 3 और 5, जस्ट उसके बाद आ गया सर 5 और 7 भी तो है, सर 11 और 13 भी तो है, 13 और 17 भी तो नहीं, 30 बाद 15 आ रहा है नहीं है, आए सर आइए आइए, 17 और 19 भी तो है, किधर है, 29 31 भी तो है। एक आप बताइए, कमेंट कीजिए, और कोई दिख रहा है आपको? 41 30 43 भी तो है? इन सभी को बोलेंगे जस्ट उसके बाद वाला आने वाला प्राइम, कॉन्सिक्यूटिवली, जस्ट उसके बाद, उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम। मतलब सर जितने भी ट्विन प्राइम होंगे वो को प्राइम होंगे? अरे हाँ सर सही तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब प्राइम है। आपने प्राइम का डेफिनेशन बताया क्या? जिसके दो फैक्टर है प्राइम हो गया। को प्राइम क्या था? कोई भी दो प्राइम, दो को प्राइम नंबर ले लीजिए, दोनों को कॉम्बिनेशन बना दीजिए, पेयर बना दीजिए, तो बोल दीजिए कि सर को प्राइम। अब इस ये भी तो कॉम्बिनेशन ही है ट्विन प्राइम, लेकिन ये अलग फैमिली, जस्ट उसके बाद वाला। समझ रहे हैं चीजों को? समझिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये हमारा बात खत्म हो गया। अब कॉम्पोजिट क्या है सर? तो सर प्राइम को छोड़ के और भी तो नंबर है, केवल प्राइम नंबर तो है नहीं, इवन इवन नंबर बहुत सारा नंबर है, लेकिन प्राइम तो है नहीं, उसके अंदर में और सा नंबर भी है, 15 है, 16 है, 20 है, 21 है, समझ रहे? बहुत सारे नंबर और भी नंबर, 25 हो गया, इनफाइनाइट नंबर है। अब प्राइम को छोड़ के प्राइम को अलग कर दें, नेचुरल नंबर माइनस प्राइम नंबर इज इक्वल टू कॉम्पोजिट नंबर। जितने भी प्राइम नंबर को आप हटा दें, जो नंबर बच गया है आप उसको बोलिए कि कॉम्पोजिट नंबर है। सर प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था? जब उसका उल्टा डेफिनेशन जाएंगे। प्राइम नंबर का डेफिनेशन था कि ऐसा सारा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर होगा, द नंबर वन क्या था? वन होना जिसका फैक्टर, सेकंड इज द नंबर इट्स। सेकंड बात, ऑपोजिट में क्या होगा? ऐसा सारा नंबर जिसका फैक्टर दो से ज्यादा हो गया। नंबर और वो तो सारे नंबर का फैक्टर होता है, वन और वो जो नंबर है उसका फैक्टर सारे नंबर का होता है, ये बात क्लियर हो जाएगी। वो जो फैक्टर है सारे नंबर का होगा, 16 की बात करें तो हम उसका फैक्टर 1 और 16 है, लेकिन उसको छोड़ के और भी फैक्टर्स है। हाँ सर है, 2 भी फैक्टर्स है, 4 भी फैक्टर है उसका, 8 भी फैक्टर है उसका। तो वो दोनों नंबर को छोड़ के बाकी और भी चीजें अगर उसका फैक्टर निकलता है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या है वो? सर वो है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ऐसा सारा नंबर जिसका फैक्टर दो से ज्यादा हो, वन और नंबर इटसेल्फ, ये तो होगा ही होगा, ये दोनों होगा ही होगा, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो, यहां भी फैक्टर आ जाए, यहां भी फैक्टर आ जाए, और भी जितना आ सकता है आ जाए, एक भी आ गया तो हम बोलेंगे सर वो कॉम्पोजिट नंबर है, बस एक भी आ जाना चाहिए। ये दोनों को छोड़ के अगर ये दोनों आ गया, ये दोनों केवल रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर क्या है? प्राइम। इसके अलावा कोई भी और भी फैक्टर्स आ गए इसके, कोई भी एक फैक्टर भी आ गया तो हम लोग बोलेंगे सर क्या है? कॉम्पोजिट। लाइक दिस, समझिए मान लीजिए हम लिए कोई नंबर 27, तो सर हाँ 27 का दो फैक्टर है, वन में आता है, 27 में भी आता है, और सर थ्री में भी आता है, चलिए कॉम्पोजिट, और आगे निकालने की जरूरत नहीं है, कॉम्पोजिट। मतलब अगर हम वो दोनों नंबर को छोड़ के कोई नंबर बोल दे कि हाँ उसका फैक्टर है, मतलब वो दो नंबर को छोड़ के वन और उसका, दुनिया में जितना भी नंबर है सबका फैक्टर वो खुद होता है। अगर हम कोई नंबर कंसीडर कर लिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, हम कह रहे हैं कोई नंबर हम कंसीडर कर लिए, वो नंबर क्या है? एक्स है, तो एक्स के टेबल में एक्स बार में जाएगा ही, वन बार में जाएगा। जैसे एक्स को वन से डिवाइड कर दिए, यस सर एक्स आ गया, एक्स बार में कट गया, एक्स को एक्स से डिवाइड कर दिए, वन आ गया, दोनों फैक्टर से कट गया। कहां समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी नंबर अगर आपने ले लिया, नहीं डिसाइड कर रहे हैं अभी प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, कोई भी नंबर आपने ले लिया तो हम बोले कि चलिए ठीक है नंबर है वो, तो उसका फैक्टर एक्स होगा और वन होगा ही होगा।
ये दोनों होगा ये। इसके अलावा अगर हमको कुछ मिल गया, इसके अलावा अगर हमको कुछ भी मिल गया यहाँ पे और बोला उसका फैक्टर है, तो हम बोलेंगे सर वो क्या है, हम उसको तुरंत बोलेंगे सर वो कॉम्पोजिट नंबर है। और कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे सर वो कॉम्पोजिट नंबर है, सर कॉम्पोजिट है। एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं उसके बारे में। अब सवाल ऐसा कैसे आएगा बताते हैं आपको, बड़ी खतरनाक। मान लीजिए कोई नंबर हम बोले ए है, वो नंबर कुछ ऐसे लिखा हुआ है 6 × 9 × 7 × 6 × 11 × 15 + 7। बाप रे बाप, सर इतना बड़ा नंबर दे दिया आप, अभी नंबर का सॉल्व करना होगा, इतना बड़ा नहीं सॉल्व करना होगा। मान लीजिए इसको हम सॉल्व किए, इस सबको हम मल्टीप्लाई करके कर दिए, और सॉल्व करने के बाद वो नंबर क्या निकला, वो नंबर ए है। ठीक है, समझ में आ रहा कहानी, बहुत इजी है। हमने इस नंबर को मान ली इंटू किए, 6 9 जा, फिर इसको इससे करेंगे, फिर अच्छा 6 फिर दे दिए, चलिए यहाँ पर दे दीजिए 4। ठीक है, चलिए 2 बार 6 हो गया, इसीलिए थोड़ा सा चेंज कर दिए, 6 9 7 4 11 15। ठीक है, अभी नंबर को मान लिया हम सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद पूरा मल्टीप्लाई वगैरह कर दिए, सब कुछ कर दिए, नंबर निकला ए। ठीक है, तो वो नंबर ए है, तो सर इसका फैक्टर होगा 1, और वो खुद ए, मतलब ये पूरा फैक्टर। अब हमको केवल क्या चाहिए सर, अगर आप एक भी निकाल दिए तो हम बोलेंगे कि यस इट इज कॉम्पोजिट नंबर, और नहीं निकला तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। आने का तब क्लियर समझ में आ रहा है। अगर एक भी इसका फैक्टर निकल गया जो इसके टेबल में आता होगा, जैसे मान लिया कोई नंबर हम लिखे सर 56, तो इसके टेबल में आता होगा 2 के टेबल में, तो 2 × 28, तो 2 के टेबल में भी आता है, 28 टेबल में भी आता है, हम बोलेंगे तो 2 भी इसका फैक्टर है, 28 भी फैक्टर। कहानी ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है। 56 कोई नंबर लिखे हम, 56 2 के टेबल में भी आता है, 28 के टेबल में भी आता है, हम उसका फैक्टर लिखें। क्लियर है। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी एक निकल गया तो हम बोलेंगे इस 56 का दो फैक्टर है, क्या है 1 और 56, और इधर से दो भी निकल गया तो हम बोलेंगे यस इट इज कॉम्पोजिट, यस खत्म कहानी, यस इट इज कॉम्पोजिट। 56 कॉम्पोजिट होता है, क्योंकि हमको सर क्या पता था 1 और 56 के अलावा कुछ भी मिल गया तो हम बोलेंगे कॉम्पोजिट, और एक निकल गया मेरा, लीजिए। ठीक है, मतलब कोई भी एक मल्टीपल हमको दिखाई दे दिया तो हम बोलेंगे कि सर क्या है, कॉम्पोजिट। मतलब अगर हम इस नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से, तो कुछ देखिए सर, इस नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 7 यहाँ 7 है, मतलब वो नंबर कुछ ऐसा बन के रेडी हो जाएगा, 6 × 9 × 4 × 11 × 15 + 1। मतलब ध्यान देखिए, ये जो नंबर है वो 7 के टेबल में जा रहा है, मतलब ध्यान से A/7, ए को 7 से डिवाइड कर दिए तो मेरा नंबर बन के आया है 6 × 9 × 4 × 11 × 15 + 1। मतलब ए को, मेरा नंबर ए था जिसका फैक्टर 2 था, 1, और दी पूरा नंबर ए, मतलब बोले अब वो नंबर ए है जिसको हम 7 से डिवाइड कर दिए, वो नंबर ए है जिसको हम 7 से डिवाइड कर दिए हैं, फिर एक नया नंबर बन गया, मतलब वो 7 के टेबल में जा रहा है, मतलब 7 इसका फैक्टर है। मतलब वो नंबर जो है सर 7 के फैक्टर में जा रहा है, 7 उसका फैक्टर है। अगर 7 उसका फैक्टर है, तो अभी तुरंत आपको मैंने बताया, अगर 7 उसका फैक्टर है तो क्या होगा, मोर देन वन फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर निकल गया, और दो से जहां ज्यादा फैक्टर निकला तो आप क्या अधिकार मिला है, आप बोल सकते हैं वो कॉम्पोजिट है। सर यहाँ डायरेक्ट लिखिए कि यस इट इज, यस इट इज कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर समझ आ रहा है। हाँ इट इज कॉम्पोजिट नंबर, ये कॉम्पोजिट है, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स है, दो से ज्यादा फैक्टर, सॉरी दो से ज्यादा फैक्टर, क्योंकि सर ए का फैक्टर तो खुद ये है, 1 भी है और ये खुद पूरा। अब निकल के सामने आ गया सर 7 भी इसका फैक्टर निकल गया, यस इट इज कॉम्पोजिट। हमको तो एक ही प्रूफ करना था ना, हमको तो केवल एक ही प्रूफ करना है कि हाँ ए उसका और भी कोई फैक्टर है, और हम प्रूफ कर दिए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करते हैं, बाकी अगर आपको किसी में डाउट हो तो कमेंट करें, कोशिश करेंगे आपको अगले वीडियो में उसको और सुधारने की। ठीक। ठीक है।
अब हम लोग तो बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो बेसिक्स की बात करेंगे हम लोग। बाकी तो अगर आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा रियल नंबर तो पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। जो भी टीचर आपको समझाएंगे इधर हमारा लेक्चर में भी इंक्लूड करना होगा तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक ना। चलिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं? आप अभी तक जितना भी नंबर पढ़े, हमने क्या क्या पढ़ा है आप कीजिए। नेचुरल नंबर बता दिए, होल नंबर बता दिए, इंटीजर्स बता दिए, प्राइम नंबर बता दिए, को प्राइम नंबर बता दिए, कंपोजिट। जितने भी नंबर्स के बारे में हमने बातचीत किया है सारा नंबर रैशनल नंबर है। मतलब ऑल दी नंबर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी नंबर है जो रियली आप देख रहे हैं अपने रियल लाइफ में, उसको आप कंसिडर करते हैं, उससे आप रूबरू होते हैं, वो सारा नंबर रैशनल नंबर है। पहले ये चीज क्लियर हो जाएगी। जितने भी नंबर्स को आप देखते हैं 7 रैशनल नंबर। कोई भी नंबर आप देख रहे हैं, इधर वो फ्रैक्शन में है, इधर वो डेसिमल में है, जैसे भी है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जो रैशनल नहीं है वो ही रैशनल है। बस अभी आप इतना ही ध्यान रखें। बाकी रैशनल का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, अच्छा खासा। छोटा सा हम लोग बेसिक्स बात कर रहे हैं, उतना बहुत यूज है नहीं हमारे टेंथ में, तो हम उसको लेके चलेंगे नहीं, हम लोग उतने भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है? ऐसा सारा नंबर जो कैसा हो, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है सर, इसको ध्यान रखिए। बहुत इजी है, इसका कुछ कुछ क्राइटेरिया है। दो, आपको तीन क्राइटेरिया पे बात करेंगे हम। बस इसका तीन फीचर्स होता है, इन तीन फीचर्स को कोशिश करें आपके लाइफ टाइम तक इसको याद रखें। ऐसा सारा नंबर है जो ऐसा देखने को मिले आपको, P/Q, P/Q, A/B, ऐसे नंबर के फॉर्म में देखने को मिले, P/Q के फॉर्म में देखने को मिले। और P&Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स। ऐसे सारा नंबर हो जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो। P&Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, पहली बात। दूसरा बात, अगर सर इंटीजर्स होने चाहिए तो इंटीजर सब कुछ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ। नेगेटिव में भी ले लेंगे, -6, -11, -13, कुछ भी चले लेंगे। तो सर अगर यहाँ जीरो ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जीरो तो हो नहीं सकता सर, डिनोमिनेटर कैन नॉट टेक जीरो। हमने पढ़ा ही नहीं सर। कैन टेक, लेगा। अभी तो आप पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं लेगा। तो सर आप बोल रहे हैं कि P&Q आर इंटीजर्स, तो आप तो लेने के लिए बोल रहे हैं। सेकंड स्टेप में वही है कि Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब ले लीजिए आप। P और Q इंटीजर से ठीक बात है, सब कुछ लीजिए, P में जीरो लीजिए चलेगा, Q जीरो नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर द, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात भी किए, P&Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सर इतना बड़ा इंग्लिश लिख दिया आप, इतना लंबा इंग्लिश लिख दिए, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। डज नॉट हैव, तो हमारा हैंड राइटिंग का दिक्कत है। डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब सर कहने का मतलब, ये पूरा लाइन का मतलब है कि कह रहा है कि सर वो को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम होना चाहिए, मतलब दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। सिंपल है, यही है। ऐसे एक और डेफिनेशन होता है पता है आपको, जो बुक फॉलो करता है, बता दे रहे आपको, लगे हो। ऐसा सारा नंबर का पेयर बनाइए जिसमें दोनों का आप HCF निकालिए और 1 आना चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे कि वो क्या है, वो प्राइम। मतलब बनता नहीं है इसका, लेकिन फिर भी पता रखिए। ऐसा सारा नंबर, आप दो नंबर ले लीजिए, पेयर बनाइए, नंबर उठाइए बहुत सारा, दो नंबर पेयर बनाइए और दोनों के HCF निकालिए, HCF निकला 1 आया, क्या है, को प्राइम नंबर। जैसे P&Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया कि सर एक नंबर लिए हम 17, दूसरा नंबर ले लिए हम 43, तो 17 का फैक्टर क्या है, 1 × 17। 43 का फैक्टर क्या है, 1 × 43। तुम कॉमन फैक्टर कितना है, 1, बस सही है। तो ऐसा सारा नंबर इसका फैक्टर 17 43। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इसको कोप्राइम नंबर, जिसका फैक्टर 1 के अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए, ठीक।
आगे बात किया जाए, हम लोग ये अभी इससे ज्यादा नंबर सिस्टम में बात करना सही नहीं रहेगा, हम लोग इतने पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो चैप्टर है आपका नंबर, रियल नंबर, इसमें अगर बातचीत होगी तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, सारा टर्म्स ये कंफर्म रहिए। जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। अभी आप इतने ही डेफिनेशन जान के रखिए, बाकी नहीं बनता है कि हमको बताने योग्य समय नहीं है। ठीक है, कभी देखा जाएगा लेक्चर में इस बात किया जाएगा। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। जो रैशनल नंबर के क्राइटेरिया को, जो तीनों आपके क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये तीनों को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, हम लोग उसको बोलेंगे क्या है सर, वो इरेशनल। बस दैट्स इट। बाकी और भी उसका पास चीज है। ठीक है, जो बच्चे क्लास 9 पे पढ़े होंगे उनको पता होगा, अच्छे से पढ़े होंगे। Yes, ध्यान रखिए। अब थोड़ा हम लोग बात करें, जब हम लोग ये सब कर ही चुके हैं, अलजेब्रा हम लोग बेसिकली फोकस भी अलजेब्रा पे है, क्योंकि आपका चैप्टर 5 चैप्टर अलजेब्रा से कनेक्टेड है। क्लास 10th में 5 चैप्टर ऐसा है जो अलजेब्रा से कनेक्टेड है, और ऑलमोस्ट 40% मार्क्स को कंसिडर कर रहे हैं। 40%, अच्छा खासा कंसिडर किया जाता है। 40 से 30 से 40% मार्क्स, ये दोनों लेके आता है। तो आप इसको नहीं छोड़ सकते सर, समझ गए ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लग के कीजिए, मजा आएगा। हम थोड़ा बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जो आपने बेसिक्स में पढ़ा है, क्लास 6 में आपने स्टार्ट कर दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ना कि आपको 10th में पढ़ाया जाएगा सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ऐसा कुछ नहीं। कि आपको बातचीत किया जाएगा व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वो वैसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं। आपसे बात केवल इतना ही किया जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। टीचर आपसे पूछेंगे, क्लास 10 तक पहुंचेंगे तो पूछेंगे, क्योंकि जानना चाहेंगे कि आप सही में, आपका जो पीछे का जो दौर था, जो पढ़ के आए हैं, आप कितने अपने कार्य को लेकर पंक्चुअल थे, उन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे टीचर साहब से। जहां भी आप पढ़ेंगे आपसे बातचीत होंगी, आपसे पूछेंगे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपका सेकंड चैप्टर इन करेगा, टीचर्स पहले आपसे ही पूछेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं बता दूं सेकंड चैप्टर है कि आपका पोलिनोमियल है, जिसमें आपका जो पोलिनोमियल का डेफिनेशन निकल के सामने आता है, दैट कम फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप सिंपल भाषा में समझिए, दो चीज आप बचपन में पढ़े होंगे बहुत सही तरीके से। जैसे कोई चीजें जीवन में, बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे जो कांस्टेंट रहती है, बदलता ही नहीं, नहीं बदलता है सर। अब कुछ चीजें ऐसी जो बदल जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि मेरा 25 साल की उम्र के बाद, 17 18 19 साल की उम्र के बाद मेरा लंबाई नहीं बढ़ सकता। हम जो मेरा हाइट है दैट हाइट ही रहेगा। तुम्हारा क्या बात बोल रहे हैं, दैट बिकम कांस्टेंट। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं सर 18 साल के बाद मेरा बाल नहीं बढ़ेगा, दैट्स बिकम वेरिएबल, जो बदल सकता है। अब मेरा मुस्टैच है, दाढ़ी है, सर ये हो सकता है कि मेरा 25 साल के होने के बाद, 30 साल होने के बाद मेरा मुस्टैच और वो नहीं आएगा। नॉट पॉसिबल। अगर मेरे बॉडी में कुछ डिसऑर्डर हो गया, मे भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन फॉर पर्टिकुलर मी, सबके लिए नहीं हो सकता कि 30 साल बाद दाढ़ी मुझ नहीं आएगा। आगे आते ही रहेगा, दैट्स वेरिएबल। द थिंग इज कांस्टेंट, दैट्स माय हाइट। जैसे बोल रहे हैं मेरा एज बढ़ते रहेगा, तब तक बढ़ते रहेगा जब तक हम मरेंगे नहीं, दैट्स वेरिएबल। तो हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब बात करते हैं तो दो चीज के बारे में बातचीत करते हैं, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। दुनिया में हर वो चीज जो बदल सकता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और हर वो चीज, या मैथ्स की भाषा में जो भी चीजें आप ले रहे हैं उसको वेरिएबल बोलेंगे। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 7, इट इज कांस्टेंट। 7, अगर यहां पर 7 है, चांद पे भी 7 ही होगा, कहीं पर भी 7 ही होगा। हम यहाँ पर 7 बोल रहे हैं, अच्छा मेरे घर, मेरा मंथली इनकम कितना है, तो 70,000। अच्छा, हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री में उसको अलग करेंसी से दिखाए, बट द मैटर इज 70,000 ही रहेगा वहां पर भी। कहीं पर भी दूसरे कंट्री में जाए, ऑस्ट्रेलिया चल जाइए, अमेरिका चल जाइए, वो करेंसी चेंज हो जाएगी पॉइंट टू दैट, लेकिन वो रहेगा सेम टू सेम 70,000 ही, बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा है, चीजों को समझिए, बहुत इजी है। जो चीज नहीं बदल सकता, 7, 7 यहाँ के यहाँ है, हर जगह 7 ही रहेगा। ऐसा वो चीज जिसको आप बदल सकते हैं, जिसको जो बदल सकता है, जिसको आप लोग लेते हैं। जैसा अभी हमने उसके बारे में बातचीत किया, याद कीजिए। अभी हमने लिया सर, याद कीजिए। भूल गया, भूल गया ना। हाँ भूल गया।
अभी हमने दो वेरिएबल के बारे में बातचीत किया था, एक ऑड नंबर वाला, एक इवन नंबर वाला, एक्स एक्स माइनस 2। देखिए ध्यान सुनिए, हमने केवल एक नंबर को बदला था, 96 से 99 था, 96 था और 99 था। जैसे 99 लिए थे कुछ और वैल्यू आया था, जैसे हम 96 लिए थे कुछ और वैल्यू आया था एक्स ही। अगर वो एक्स था तो एक्स ही होना चाहिए था ना सर, सोचिए तो दिमाग लगाइए, उसका वैल्यू क्या निकला था। हमने उसको इक्वेट किया 99 से, द वैल्यू कम्स आउट व्हाट, इट्स 33। इफ यू टेक द 90 96 या 96, तो व्हाट द वैल्यू, इट्स 32, वैल्यू था 32। ठीक है, तो ध्यान समझिए, था वो एक्स, एक्स बदल रहा है। तो ऐसा चीज जो बदला जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, जिसको हम लोग नहीं बदल सकता उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दैट्स इट। ये हम लोग अच्छे से समझिए, ये आपको पता होना चाहिए क्लास 10th में आने से पहले, पहले ये आपको बेसिक्स। ठीक है, algebraic expression is the combination of variable and constant separated by the plus minus sign, प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड रहते हैं। जैसे हमने कोई लिख दिया कि सर एक लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर 7x 9xy, यस इट इज अ algebraic expression, what, a79, इट्स अ कांस्टेंट, x y वेरिएबल जिसको बदला जा सकता है, ए ही रहेगा, 7 ही रहेगा, x इज द वेरिएबल, y इज द वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है सर वो रिपीट करता है, ध्यान रखिए, ये समझिए ध्यान से, जो वेरिएबल रहे वो रिपीट करेगा। जो वेरिएबल होगा आपका टर्म रिपीट करेगा, जैसे हम वाई को भी ले लेते हैं यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, ठीक ना, तो वो जो रिपीट करता है उसको ये कहते हैं वेरिएबल जनरली। मल्टीपल टाइम्स वो आने लगेगा, नहीं भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन मेंशन रहता है। जनरली अल्फाबेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जनरली जो हम लोग लेते हैं अल्फाबेट का, जो अल्फाबेट्स यूज किए आते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और जो नंबर यूज करते हैं जनरली कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल रहेंगे, वेरिएबल का सामने लगा हुआ जो पार्ट रहता है उसको लोग कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। जैसे हमने वेरिएबल एक्स वाई को बोल दिया है तो ए मेरा कांस्टेंट रहेगा, वो वेरिएबल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो हमारा ऐसा होता है, जो थ्योरी कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हम लोग स्टार्ट होता है पोलिनोमियल का। व्हाट इज पोलिनोमियल, जो हमारा वीडियो लेक्चर हमारा मेंशन है, तो आप देख लें, समझ में आ जाएगा क्या तो पहले ये जानना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरी बात जो हम लोग करना है, ध्यान रखिए, पहले आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमने बातचीत किया मीनिंग वही है और कुछ नहीं। हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ऐसा सारा इक्वेशन जो इस तरह के फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जो भी नंबर्स रहेंगे जो ऐसे फॉर्म में दिखाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे सारे नंबर हैं जो ऐसे फॉर्म में रहे, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक ना, जिसमें एक्स मेरा वेरिएबल है और ए बी सी मेरा कांस्टेंट है। ए मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी इज द कांस्टेंट। ठीक है, जो फ्री फ्रॉम द एक्स है, एक्स से फ्री है। ठीक है, अब इसके बारे में जानने, इसको जानने से पहले, ये आप जान गए अच्छे तरीके से, क्लियर है, आप अगर 9th आप अच्छे से पढ़ के आए, क्लियर है, आप कुछ एक फॉर्मूले को याद रखिए। हम कहेंगे सारे फॉर्मूले को पहले आप बैठा लीजिए, जहां आप स्टडी टेबल आपका है, जहां पढ़ते हैं वहां पर उन फॉर्मूले को लगा लीजिए। ये आपको वहीं खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो जाएगा, छोटा, आज खत्म हो जाएगा ये चीजें, फॉर्मूला वगैरह अगर आज याद कर लिए तो आगे काम नहीं आएगा, आपको लाइफ टाइम ये काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान से, तो कुछ फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से हैं सर। पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये आपको क्लास 8 से स्टार्ट कर दिया गया था, और क्लास 8 में बता दिया जाता है आपको इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं किसको ये करें, ध्यान रखें। और सुनिए, अगर आप समझ रहे हैं इसको तो कुछ अलग चीज से भी इसको याद रखें, इसको आप अलग तरीके से याद करें। कैसे याद करें, अगर किसी ने पूछा सर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको यहीं से निकाल लेना है। तो सर क्या होगा ए बी, तो सर यहीं से निकाल लेना है, क्या होगा आइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको इधर लेके भेज दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल गया। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का सम का स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, दो मल्टीप्लाई। ए बी क्या हो जाएगा, तो
ए बी सर ऐसा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। आप जहां देखिए ए बी वहां ये लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है वहां पर। बगल पे लीजिए फॉर्मूला ये वाला और फिर आप डायरेक्ट इसको लगाइए। आपको पता होना चाहिए, हम बोले नहीं याद करने के लिए, आप याद केवल इसको रखिए, लेकिन अपने माइंड को इस तरह से बनाइए कि सर अगर हमको कहीं खोजता है ये वाला टर्म, तो मेरा माइंड तुरंत बोले कि हम ये करेंगे, तुरंत वो बोलेगा नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप सोचने लगेगा ऐसा है, तो आप बहुत सही जा रहे हैं। तो ये यहां से ये आ सकते हैं, ये आपका माइंड डिसाइड करेगा, यहां से ये जाते हैं वो माइंड डिसाइड करेगा। अगर यहीं तक आप सीमित हैं, देन आप सम्स नहीं बना पाएंगे बढ़िया सम्स। ये आप आने वाले समय में सफर करेंगे। आपको क्लियर हो जाना है कि सर मेरे पास हथियार ये है, तो मेरी ध्यान से समझिए, मेरे पास हथियार ये है। अब डिपेंड करता है हमको चलाना कैसे है। जरूरी नहीं है कि कुल्हाड़ी पेड़ काटने के लिए भी होता है, अगर आप उसका इस्तेमाल सही से करेंगे तो गर्दन भी कटता है उससे। तो अगर मन में बैठ गया है कि इससे केवल हम पेड़ काट सकते हैं, तो कभी भी आप उसकी किसी गर्दन नहीं काट पाइएगा। तो चीजें ऐसी है, मतलब विद्रोही रूप आपको सिखा नहीं रहे हैं, अहिंसा का कुछ पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, अहिंसा सॉरी हिंसा, हिंसा का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको हम। चीजें एग्जाम्पल के तौर पे दिमाग में आया इसलिए बोल दी, ऐसा है। अब इसको ऐसे करना आपका खुद का काम है, ऐसा है, इसको ऐसे यूज करना सवाल में मांग रहा है ऐसे, और आप इसको यूज कर लेते हैं, तब समझिए कि आपका मैथ सही सही जा रहा है, आप सही ट्रैक पे हैं। क्लियर है? सेम उसी प्रकार से हमारा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसको क्या लिखेंगे सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप खुद समझदार है आप, यहां से तोड़ दीजिएगा फटाक से, इसको तोड़ दीजिएगा ना, भरोसा है तोड़ लीजिएगा। क्या तोड़िएगा सर? यहां से अगर पूछ दिया कोई कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है सर, एक यही फॉर्मूला सेम टू सेम को कैसे लिखा गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सेम उसी प्रकार से अगर यहां पर पूछ दिया ए बी, देखिए सेम वही फॉर्मूला है। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मजा नहीं आ रहा हमको, लग रहा है आपको, लग रहा है आपको पका रहे हैं। नहीं नहीं, मजा आएगा। जीवन में सवाल से जब रूबरू होइएगा ना, अरे सवाल बनाते वक्त अगर ये आप लगा लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पे हो। अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप कोई कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, अभी के समय में एनटीएससी हो गया, नेशनल टैलेंट सर्च, ओलंपियाड हो गया, यही सब आता है सर। हाँ, अपने आप को जांचना है, पढ़ाई लिखाई क्या है, करके क्या लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख के भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? तो किताबी कीड़ा नहीं बनना है। किताब ऐसा हो कि आने वाले समय में आप कुछ ऐसा करें जो लोग आपको फॉलो करें। ठीक। ए बी, इसको इधर भेज देंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेम देखिए, वही ए बी के लिए ये फॉर्मूला, वही ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला, अलग अलग है दोनों। देख रहे हैं? अब डिपेंड आप पे करता है, अगर सवाल मांगा, आप कैसे इसको लिखेंगे और कैसे आपको यूज करेंगे। ठीक है? आइए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, जब फॉर्मूले पे आ ही गए हैं तो फॉर्मूला को पूरा तोड़ते शुरू करते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है सर? मेरा तीसरा फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे बहुत दिल के करीब है ये। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10th में तो भैया आप अगर क्लास 10th में है और अगर इससे आप नहीं मिले, तब तो दिक्कत है। तब दो ही केस हो सकता है कि नहीं मिलेंगे आप। पहला ये हो सकता है यार बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब कहना मतलब है बहुत ज्यादा एक्सेसिव। और एक ऐसा केस है जब आप सोए हुए हैं, क्लास 10th दे ही नहीं रहे, या या सोच रहे हैं कि अच्छा वो लास्ट मिनट वाला सुबह 4 बजे वाला वीडियो आएगा। बच्चों के मन में जो बैठा पड़ा है, सुबह 4 बजे वाला वीडियो आएगा, 7 बजे तक वीडियो देखा जाएगा, 4 बजे हैं कुछ लोग हैं सोशल मीडिया में, 4 बजे वीडियो आएगा, 7 बजे तक में पूरा मेरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। अरे बाबू, मतलब बोर्ड्स बेवकूफ़ है, 365 दिन दिया है आपको बोर्ड्स को तैयारी करने के लिए, 3 घंटा में बोर्ड्स क्लियर होता है? कौन क्या ही कर लेगा।
क्या ही कर लीजिएगा आप 3 घंटे में, कुछ हो सकता है? वो 3 घंटे आराम करना है, अपने दिमाग को स्टेबल, तब तो वहां देगा प्रेस। 4 बजे से 7 बजे के बीच में अगर बैठ कर वीडियोस देख रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा कोई बात। 4 बजे उठे, किसी की बातों पे आ गए, 7 बजे तक 8 बजे तक वीडियो देख रहे हैं, आपका माइंड जो जितना एग्जॉस्टेड होगा, कहाँ से ग्रैब कर पाएगा, कहाँ से वहां लेके जा पाएंगे? तो सिंपल को क्लियर माइंड से जाना है भाई, शांति माइंड से जाके हम बोर्ड्स देने जा रहे हैं। पहले आप तो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर दे रहे हैं, क्या ही कर दे रहे हैं। लेट्स चेंज द टॉपिक। देखिए चीजें ऐसी है कि अब क्लास 10 है, बहुत यूज होगा, दूसरे की बात को नहीं करना है। A² - B² क्या होता है? इट इज A+B, A-B। ध्यान रखिए, ठीक है, केवल ध्यान रखिए, ऐसे नहीं बच्चा लोग बड़ा दिक्कत है भैया, तोड़ देता है लोग। यहाँ दो दो, वन वन, दो को डिवाइड किया गया 2 से। अब मेरा हेल्प कीजिएगा, A4 और अगर B4 है, उसी का एप्लीकेशन लिख रहे हैं सर, थोड़ी एक मिनट, फॉर्मूला नहीं। यहाँ 2 2 1 1, प्लस और माइनस सेम टू सेम जाएगा। तो यहाँ 4 है तो सर A2 B2, A2 - B2। अब सर किसी ने कहा कि सर A6 लेंगे, तो फिर क्या कीजिएगा? सर वही जो आपने बताया, 2 से डिवाइड, A3 B3, A3 - B3। ये आपको बैठ जाना है दिमाग में सर, ये आपका हथियार है, ये है आपको चलाने का कला, जो एक टीचर ही आपको दे सकता है। ठीक है, ये हथियार है आपका, बहुतों के पास हथियार है, मारकर। बाकी समझदार आप खुद है, ये हथियार है, चलाने का कला ये है, कैसे आप चलाते हैं। सवाल जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, पूछे A4 B4, आप सोचिए कैसे उसको लेके आइएगा तुरंत, ना कि दिखाना है करके। यहाँ 2 है, मतलब 2 के फैक्टर में होना चाहिए, जो भी रहेगा तोड़ देंगे, सट सट। कहां समझ में? चलिए, ध्यान रखिएगा ये बात, आप मजा बहुत आएगा सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथे फॉर्मूले में। अब स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एक और फॉर्मूला भी सर है, कॉम्बिनेशन 3 नंबर का, A B and C का होल स्क्वायर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, हम लोग बात करेंगे तो उतारते जाइएगा। बस हम कोशिश करेंगे कि आप इसको, हम देखिए पढ़ने का तरीका होता है, इस सभी फॉर्मूले को उतारिए और आप 10 15 मिनट के लिए बैठ जाइए अकेले, बैठिए, आइस क्लोज कर लीजिए, आंख बंद करके आप सारे फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए। और जहां अटक जा रहे हैं अपने दिमाग को रोक के रखिए कि अच्छा ये फॉर्मूला अटक गए थे, फिर आप आगे बढ़ जाइए। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में फिर उस फॉर्मूले को आप पढ़िए, फिर बैठिए कभी। अगर ये काम आप 4 से 5 बार कर रहे हैं, और करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट, 4 से 5 बार कर रहे हैं, आप लाइफ टाइम फॉर्मूला नहीं भूलेंगे सर, लाइफ टाइम फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। अगर 4 से 5 बार ये काम कर दिया, आराम से आइस क्लोज कीजिए, बैठिए। ठीक है, समझ? अब हम लोग आएंगे A+B+C का होल स्क्वायर, मजे से पढ़ाई किया जाए, बड़ी शानदार फॉर्मूला। इसका होता है A²+B²+C²+2AB BC AC। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को। जैसे जैसे साइन रहेगा वैसे वैसे साइन जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहा तो -B लेके जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू साइन ये साइन बदलेगा, क्लियर रहिएगा, अकॉर्डिंग टू साइन ये साइन बदलेगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा, अब इसको देखिए हम कैसे कनेक्ट करते हैं। अब वो सोचेंगे कि सर ये कहाँ यूज होगा सर, अरे सर बहुत जगह यूज होगा। अगर आप क्लास 9 पढ़ के आए अच्छे से, तो आपको याद होगा कीवर्ड, याद है? वॉल्यूम सरफेस एरिया का चैप्टर आपको याद है, लास्ट चैप्टर था, सेकंड लास्ट था सॉरी, स्टैटिस्टिक्स से पहले हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया था, चैप्टर नंबर 13 में भी ऐसे कुछ होगा, याद नहीं होगा। वॉल्यूम सरफेस एरिया था, ठीक है। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में आप याद कीजिए, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो फॉर्मूला होता है 2 LB BH, और यहाँ होता है LH।
जो डायगोनल होता है सर वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। हम रूट को इधर भेज दें तो यहाँ हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर। ये आप जानते हैं रूट का शिफ्टिंग। आप इतने कमजोर नहीं है, हमको भरोसा है। मेरा बच्चा लोग, तुम लोग समझदार तो है। डायगोनल का स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। अगर हम ए बी सी को सर थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूट कर दे एल बी एच से, नॉर्मल सा है, एल बी एच भी बदलता है, ए बी सी भी बदलेगा। चलिए बदलते हैं, ए बी सी को हम चेंज कर रहे हैं किससे, एल बी एच से। देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, एल बी एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? देखिए कुछ नहीं किए हम, ए को बी को सी को एल बी एच लिख दिए, तो हो गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू एल बी बी एच एल एच। तो ध्यान से देखिए सर, अरे ये क्या बन गया, इट इज द सम ऑफ द डायमेंशन, सम ऑफ डायमेंशन का स्क्वायर। सर ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, सर डायगोनल का स्क्वायर। ये क्या है सर, ये तो टोटल सरफेस एरिया है। वाह, क्या रिलेशन निकला, विद सिंपल फॉर्मूला क्या रिलेशन निकाल दिए, देखिए आप। वही है, सम ऑफ डायमेंशन डायगोनल स्क्वायर टीएस है। क्लियर? अगर मान लीजिए किसी ने आपको डायमेंशन का सम दे दिया, टीएसए दे दिया, अब बोलिए डायगोनल क्या होगा, आप निकाल सकते हैं। देखिए कितना वास्ट यूज है इसका। ये क्लास 10th का है सर, वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर है आपका, आएगा। हमने 9th में डिस्कस किया था बच्चों के साथ में, 9th का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड ऑफ ये है। वॉल्यूम सरफेस एरिया कुछ नया नहीं है, जो 9th आपने वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा है सेम वही है, कोई नया चीज नहीं है वो। अगर कुछ 9th का अच्छा से वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ चुका है, 10th में उसको किसी टीचर का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है, मेंसुरेशन का एक पार्ट है हमारा। ठीक है, तो देखिए सेम, तो ध्यान रखिए, देखिए एक ही चीज है, वही फॉर्मूला है का यूज। अकॉर्डिंग टू साइन ये बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, आशा है आप समझ गए होंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन 5 में। अगर सम दे दिया है तो कर लेंगे, ये कर लेंगे आसान है, उतार लेंगे। वो बात करते हैं, सम ऑफ द डायमेंशन भी हो गया। चलिए, और हम लोग बात करेंगे अभी, हमारा और ये फॉर्मूला है, और 2-3 फॉर्मूले हमारे पास हैं क्यूबिक का। ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या है सर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। बहुत सारे बुक्स में देखिएगा ना ये मल्टीप्लाई कर देता है, आपसे अनुरोध है मल्टीप्लाई करके याद ना करें, परेशानी है हल्का सा। कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कौन सी बड़ी चीज है आपको, 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर कर लेंगे। ए को ए से इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी को बी से बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कर लो तो मेरा बात का काम। ऐसे याद कीजिए। ठीक है, अब यहां से सर जो चलाने वाला काम आप बता रहे थे आपको, ये आपका हथियार है। यहां से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सर, इसको फ्री कर लेना है। यहां से आपको यही फॉर्मूला याद है, दूसरा मत याद किया, ए बी लगे याद किया जाएगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा बस। क्या है, ए क्यूब बी क्यूब, क्या निकलेगा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब मेरा फॉर्मूला ये मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन आपको साथ में ये याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने क्लास 9 10th में आके, क्लास 10th में आ गया कोई बच्चा, और क्लास 10th में कोई बच्चा आ गया है और पोइनोमियल पढ़ चुका है, हम एग्जांपल ले लेकर बताएंगे सर कैसे इसका यूज है। ऐसे नहीं कि हवा में बातें हो रही है, ये आपको ले लिया गया है और दे दिया गया है। आपको पोइनोमियल पढ़ लिया है और बोला पोइनोमियल इसका सर कुछ ऐसा है, लीजिए x² -2x +4। ठीक है, जिसका सर दो रूट्स है, अल्फा और बीटा। ठीक है, और सवाल है पूछते हैं व्हाट इज अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। ठीक है, चलिए। अगर किसी बच्चे को पता नहीं होगा, मान लीजिए हम, देखिए अभी हम पढ़ाए नहीं आपको, हम बता रहे हैं जो बच्चे पढ़ चुके हैं, और आशा है पढ़े ही होंगे,
बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, इसके बारे में पता। इसका दो रूट से अल्फा एंड बीटा ऐसे करके है, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है ना। अब सुनिए, अगर आपको अल्फा क्यूब बीटा क्यूब चाहिए तो आपको जरूरत पड़ेगा अल्फा और बीटा का, तब निकाल पाएंगे। तो दिमाग आइए सर, अगर आपको अल्फा क्यूब बीटा चाहिए तो हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए, बीटा का वैल्यू चाहिए। इसको आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। करके देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग, प्रॉब्लम होगी। इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा मिड टर्म स्प्लिटिंग, आप दिक्कत होगा आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग करने में इसको, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो सर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा? तो सर हम लोग ये चीज जानते हैं कि कभी भी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, याद कीजिए। हम लोग नहीं पढ़े हैं, मतलब हम आपसे भी डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन आप अगर पोइनोमियल पढ़ लिए हैं तो आपको पता होगा ये। सर अगर हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा ए और बी को सब्स्टिट्यूट करके हम अल्फा और बीटा लिख दें, तो मेरे पास कुछ बन जाएगा, कुछ ऐसा चीज बन के रेडी हो जाएगा। देखिए हम लिख रहे हैं सर इसको, ए को हम चेंज कर दिया अल्फा, बी को चेंज कर दिए बीटा। मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। वाओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू 2 है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए मतलब 4, इसका वैल्यू 4 है। अल्फा इंटू बीटा 4, चलिए ये डालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 का क्यूब, 3, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 4, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2, 2 का क्यूब 8, 3 4 जा 12, 24, 24 माइनस 8 माइनस 16। ये देखिए, एक फॉर्मूला के पता होने से आपको क्या हो गया, बन गया सवाल। ठीक है, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है, ध्यान रखिए। अब अगर यहां पर निकल के सामने आता है सेकंड फॉर्मूला मेरे पास, ए माइनस बी का होल क्यूब, इट्स बिकम ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। आपको इरेज कर देते हैं, हम इसका आपको यूज बता रहे हैं, कहां पर यूज है, टेंथ है तो यूज है तो है। अगर हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो हम सही सही बात कर रहे हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब तोड़ कर दिया हमने। अब यहां से आपको एक फॉर्मूला यहां पर याद रखना है, जिससे मुझे याद करवाया था, क्या रखेंगे याद सर? सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ये हमको याद रखना है सर, ध्यान रखिए। क्लियर है? ए माइनस बी का होल क्यूब ये होता है फॉर्मूला, हम इसको इसको भी याद रखना है। इसको अगर आपको निकालने आता है सर, हम बोले कि केवल आप यही याद रखिए बस, बाकी आप खुद से निकाल लीजिए। आप दिमाग को इस तरह से बनाइए, आपका दिमाग तरफ से चले, माइंड में स्टेबिलिटी रखिए, तब मजा आएगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो फॉर्मूला और है सर, ए क्यूब बी क्यूब। अरे सर बता तो दिया अभी आप, नहीं कुछ और फॉर्मूला है सर, यहीं से बनता है वो, अलग नहीं बनता है, यहीं से बन जाता है सवाल। यहीं से में भी ए माइनस बी कॉमन ले लेगा तो फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, लेकिन कोशिश कीजिए याद रखने का। इट्स बिकम ए प्लस बी, इन दोनों को भी याद रखिए। मतलब यहां से निकल के आया, इसका एक और फॉर्मूला निकल के सामने आ गया, क्या आ गया? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, बस सेम वही ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला। देखिए ये भी, इसका फॉर्मूला जो निकाले थे उस वक्त सेम वही फॉर्मूला, अलग है ट्विस्ट, अलग। हम कहेंगे सबको याद रखें, कोशिश करें, जैसे हमको मेरे पास माइंड में बैठा पड़ा है। अभी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जो हमारे तरीके से अपनाते थे, सही बता रहे हैं आपको, मेरा तरीका वही होता था। हमारे गुरु ने हमें सिखाया था, हमारे गुरु थे, उनकी बातों को हम बहुत तवज्जो देते थे। टीचर्स की बातों को मानना चाहिए। देखिए आपके सफलता से, अगर आप सफल होंगे, तो बैठ रुक जाइए, आपके सफलता से अगर किसी को ज्यादा खुशी मिलेगा तो दुनिया में दो ही लोग हैं, एक आपके खुद के पेरेंट्स, दूसरे आपके गुरु, जो आपके शिक्षक जो पढ़ाए हैं। चाहे वो थोड़ा सा ही मेहनत किया हो आपके पीछे, एक सेकंड ही कुछ बता दिया हो, या कोई एक लेक्चर ही पढ़ाया हो,
उसको कभी आपसे घृणा नहीं होगी, या किस तरह का नहीं होगा कि अच्छा ऐसा है वैसा है, इस तरह का नहीं होगा। सही टीचर्स होगा तो समझे। तो शिद्दत से पढ़ाई कीजिए और अपने काम को लेकर ऑनेस्ट रहिए। हम देखें बहुत सारे बच्चों में ऑनेस्टी बहुत कम है, अपने कर्मों को लेकर ऑनेस्ट होते ही नहीं है। मेन थिंग है ऑनेस्टी। इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर वर्क, हमेशा आपको वो बेनिफिशियल रहता है हमेशा। जीवन में आपको एक ऐसा, मतलब बच्चों को वो लगता है गंदा आदत, लेकिन वो इतना अच्छा आदत बन जाता है अगर अपने कर्मों को लेके आप बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने शेड्यूल रेडी किया, एक ऐसे का मतलब नहीं है कि ईमानदारी का अलग डेफिनेशन है बच्चों के सामने, क्योंकि पाठ ही ऐसे पढ़ाया जाता है कि बटवा गिर गया है बटवा उठा के दे दिया, दैट इज ईमानदारी। बट ये ईमानदारी नहीं है, दैट्स ह्यूमैनिटी, उसको ह्यूमैनिटी कहते हैं। तो ईमानदारी का डेफिनेशन कुछ और है। अगर आप एज ए चाइल्ड है, उसका डेफिनेशन कुछ और है ईमानदारी। बच्चे का कुछ और होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम क्लास 10th में हैं और हमारा शेड्यूल बना है कि वो 3 घंटे पढ़ना है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अपने कम को लेकर, अपने कर्म को लेकर आप ऑनेस्ट नहीं है। आप सबको धोखा दे रहे हैं, पहले तो खुद को धोखा दे रहे हैं। सेकंड, अपने माता पिता को जो आपके पीछे पागल की तरह लगे रहते हैं, अपने सारे इच्छाओं को त्याग देते हैं, कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं वो। चीजें ऐसी है सर। अगर आपको खुद पे अपने दया नहीं आता है, आपका फ्यूचर, आपको लग रहा है कि अपने कर्मों को लेकर आप बहुत सही हैं, तो दिक्कत है सर, बहुत प्रॉब्लम। लेट्स सी, बोर्ड्स का रिजल्ट तो डिसाइड कर ही देगा कि आप कितने ईमानदार थे अपने कर्मों को लेकर। ठीक है। ऐसे वन पेपर कभी कोई डिसाइड नहीं करता कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। सही बातें हैं, कहता है लोग, बोलता भी है, और सही भी बात है। लेकिन अगर आप बहुत ऑनेस्ट हैं अपने कर्मों को लेकर और सही हैं, और सही से मेहनत कर रहे हैं, तो अचीवमेंट बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए कुछ दिन पहले का भी एक चेस का गेम हुआ था। चेस का गेम चल रहा है ना नॉर्वे में जो हुआ, क्या नाम है हमारा, हाँ गुकेश दुमाराजू, इसने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। पता है? अब सोचिए, लोग इस बात को तवज्जो दे रहा है, खतरनाक बोलबाला चल रहा है कि वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कार्लसन का कि उसका हार का लोग, हार पे उसके हार इतना खतरनाक है, हराने वाला पे ज्यादा वो नहीं है, हमको उस पे ज्यादा चिंतन नहीं हो रहा है कि हमको इस बात का प्राउड है कि आई एम द इंडियन। अब कोई इंडियन बच्चा गया, हम तो छोटा हूँ, इंडियन बच्चा गया, मे बी 21 या कितना का तो है वो, 2021 का है। कोई इंडियन बच्चा गया और जाके उसने वर्ल्ड चैंपियन 40 ईयर्स में भी 38 40 ईयर्स के इंसान को हरा दिया। हमको इस पर प्राउड है। लेकिन ये चीज सोचिए कि उसने आदत बना दिया था कार्लसन ने लोगों के मन में, मैं हार नहीं सकता। वो भी तो गंदा आदत बना दिया ना। आदत भी होना चाहिए गंदा। सोचिए कितना खतरनाक तरीके से वो काम किया है। बात सोचिए, उस तरह से मोटिवेट रहिए। चलिए, हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री। अच्छा ये बात कर लिए, हाँ हाँ हाँ, रुके रुके रुके। ज्योमेट्री में नहीं जाएंगे अभी, ज्योमेट्री में जाना नहीं है। ज्योमेट्री से पहले थोड़ा सा काम करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। चलिए, सारा फॉर्मूले लिख लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जनरल फॉर्मूला देखे थे, x² bx प्लस सी इक्वल टू 0। सर हाँ, बड़ा बहुत डेप्थ टच नहीं लेंगे इसके बारे में, बहुत डेप्थ टच नहीं लेने वाले हैं हम कि बहुत डेप्थ इसके बारे में बातचीत करेंगे। सब भी चैप्टर में बातचीत होगी जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको बेसिक्स की नॉलेज दे रहा हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। x² bx प्लस सी, ये हुआ। इसका एक टॉपिक होता है सर, हम कहें कि इसको जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। मेरा है कि अगर आप इसको जान रहे हैं, अगर आपको ये चीज नहीं आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं आ रहा है, हम, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है
लेकिन ये वर्ड कंफर्म रही है बात, आप कभी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पाएंगे। जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को नहीं जान रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को नहीं जान रहे हैं, तो जो चैप्टर की बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे आप कभी भी पावर मोटिवेट करना माइंड को कि हमको ये चैप्टर आता है, कॉन्फिडेंस जनरेट करना, होता है ना कि हाँ अभी चैप्टर से सवाल आ गया तो हमको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना है, दैट्स इट, बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा अगर ये चीज आपको नहीं आता है। मेथड्स और भी है सर, ऐसा नहीं और मेथड नहीं है, और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का, लेकिन नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए हम कहेंगे इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको लार्ज सम्स को प्रैक्टिस कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए सर, बहुत मजेदार टॉपिक है, जरूर इसको प्रैक्टिस करें। और भी मेथड्स को आप यूज करके बनाएंगे, कि हम बता रहे हैं आपको क्या है इसका दिक्कत वाली बात, और किसी मेथड को अगर यूज करके बना रहे हैं तो आपको परेशानी क्या होगी, हम बता रहे हैं परेशानी यही होगी कि वो जो मेथड यूज करेंगे उसमें आपको लगेगा 5 मिनट, और इसको यूज कीजिए लगेगा आपको 3 मिनट, 2 मिनट बच जाएगा आपके पास, लेकिन उससे ही बन जाएगा। उसमें हैवी थोड़ा कैलकुलेशन भी ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। बात समझ रहे? आइए हम ले रहे सवाल आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है, समझ रहे हैं आपसे क्या होता है। हमने एक सवाल लिया, x² - 11x + 30 = 0, ठीक है। ये मेथड होता है जिसमें हम लोग रूट्स निकालते हैं, इसके जो दो रूट्स होते हैं, रूट्स जैसा ऐसा वैल्यू इसमें पुट करा जाए और वो 0 हो जाए, रूट्स निकालने का मेथड होता है। तो हम लोग करते क्या है, देखिए हम सिंपल बात करें बेसिक्स पे, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, जो मेरा मेन वीडियो लेक्चर है उसमें हम पूरा बातचीत किए, क्योंकि हम बेसिक से बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। x² - 11x 30, मीटर स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो भी टर्म्स यहाँ पर होता है उसको हम पहले से इंटू करते हैं, तो 1 × 30, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें, अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिडिल -11 को आपको तोड़ना है दो टर्म में, दो -11 को आपको दो ऐसा टर्म में तोड़ना है। अगर देखिए तोड़ने का तरीका बता रहा हूं आपको, सबसे पहले 30 का सारा फैक्टर्स आप लिख दीजिए, जितने भी फैक्टर्स हैं 30 का लिख दीजिए। मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आपको नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करें लिखने का, ठीक है। 30 के सारा फैक्टर्स हम लिख रहे हैं, पहले तो खुद है, दूसरा 30 है, दूसरा 2 है, 15 है, 6 है, 5 है, उसके बाद 3 है, 10 है, चलिए मतलब इतना इसका फैक्टर है, ठीक है। अब आप यहां से कोई भी दो दो फैक्टर लेते जाइए और पेयर बनाइए, दो दो फैक्टर ले लीजिए, पेयर बनाइए, और पेयर बना के देखिए कि दोनों को जोड़ने से 11 आ रहा है। पेयर बनाइए, दोनों जोड़िए 11, माइनस साइन छोड़ दीजिए पहले, दोनों को जोड़ने से 11 आ रहा है, समझ ध्यान से। चलिए हम लेते हैं 2 और 1, 2 और 1 में 11 कैसा है, दोनों छोटा है 11 से, ठीक ना। 6 और 2 दोनों 11 छोटा है, कभी नहीं आ सकता। 6 और 10 11 से बड़ा है, तो 6 10 जोड़ा है तो 16 आ रहा है, नहीं हो पाएगा। 6 और 3 छोटा है, नहीं हो पाएगा। 5 और 15 11 से पार कर गया, 15 एक नंबर आ गया, तो नहीं हो सकता। 30 पार कर गया, हमको 11 चाहिए, छोटा चाहिए, दो नंबर ऐसे लेना। तो ध्यान देखिए सर, 6 और 5, 6 और 5 11 होता है, तो 6 5 जा 30 भी होता है, तोड़ दिए। -6 -5, -6 -5 -11 -6, ये सबसे बेसिक तरीका है। फैक्टर लिखिए, ऐसे कीजिए, देखिए ऐसा नहीं है कि आप ये कर लीजिएगा, बड़ा बड़ा नंबर आता है सर, छोटा नंबर नहीं आता, ये नंबर बड़ा रहेगा, अरे बाबा बड़ा बड़ा नंबर रहता है, निकालना मुश्किल रहता है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको तुरंत मल्टीप्लाई करके दिमाग में ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर बेसिक्स शुरू कर रहे हैं, तो बात हमारे बेसिक्स पे ही हो रहा है, अगर बेसिक बातचीत हो रहा है, कोशिश करें कि ऐसे ही चलने का, क्वेश्चन उठा उठा के। यहाँ से x² - 6x - 5x + 30 कुछ, अब पेयर बना देंगे, यहां से x कॉमन आ रहा है, यहां से -5 कॉमन आ रहा है, x - 6 कॉमन आ गया, x - 6 x - 5 कॉमन आ गया, यही, बाकी आगे का नहीं पता, आगे नहीं करना कुछ, ये आपको यहां तक करना पहले जाना चाहिए, इसी को मिड टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं, तोड़ना, फैक्टराइज करना, मल्टीपल में लेके आना, ऐसा है ऐसा लिखना, इजी, ऐसा है ऐसा लिखना, मिड टर्म स्प्लिटिंग, हार्ड वन, नॉट द हार्ड वन, अगर समझ गए तो मोस्ट इजिएस्ट थिंग ऑफ क्लास 10।
और हर जगह यूज होगा सर, हर जगह। एक जगह की बात नहीं करेंगे हम। आपको चैप्टर 4 से 5 चैप्टर ऐसा मिलेगा आपको जहां पर ये मिलेगा ही मिलेगा। हर जगह यूज होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैथ्स का 4 स्तंभ है, जिसे मैथ्स बना है। इट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। दीज 4 थिंग्स, 4 आपके स्तंभ हैं जिससे मैथ्स बनकर रेडी हुआ है। अगर हम आगे की बात करें, टेंथ की बात करें, टेंथ का अगर स्तंभ कोई है, दिमाग में डाल लीजिए। अब बहुत कारगर है। अगर सही में कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, हम अच्छा करें, तो ये चीजों को, ठीक ना। मिड टर्म स्प्लिटिंग की स्टोरी थी सर। एक और सवाल ले ले क्या? आइए एक और सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेकर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आएंगे अपना ज्योमेट्री पढ़ेंगे आगे। x² - 7x12। ठीक है, चलिए उसे आसान। 12 का फैक्टर निकालना हम। 1 12 3 4 और कुछ है? हाँ सर, 6 और 2। ठीक है, फैक्टर लिख दिए। 7 तोड़ना है, हमको 7 चाहिए। 1 और 12 पार हो गया 7 से। 4 और 2, 7 से छोटा है। 6 और 3 7 से बड़ा है। 6 और 3 9 हो गया, नहीं हो सकता। 4 और 3 7 होता है, 4 3 12 होता है। चलिए बन गया मेरा काम। क्लियर है? वो दीजिए सर, पकड़िए। मैं यहाँ से पेयर बना दीजिए। एक्स को कॉमन ले लिए। -3 x-4। x-4 कॉमन ले लिए। x-3 बहुत इजी है, मेन यहीं पे है। सिर्फ पेयर बनाइए, कॉमन लीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप सही बना रहे हैं तो जो टर्म यहां पर आएगा वही टर्म यहां पर आएगा, सेम टर्म रहेगा। यहां से एक्स कॉमन लिए थे, यहां से फिर x-4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा 3। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री का बेसिक्स ज्ञान हम लोग लेंगे। बेसिक, जिसके बारे में पता होना चाहिए, जो क्लास 10 आपका यूज है। पहले आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाला दो लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट हो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट एक हो, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट हो, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, दो है लाइन। दो लाइन जहां पर एक पॉइंट मीट कर रहे हैं, उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल। कहानी, इसका नाम, अगर पॉइंट हम बोल दिए ए, ये पॉइंट बी पे मिला है, ये सी, उसको नाम कैसे पढ़ेंगे? एंगल को ऐसे पढ़ेंगे, एंगल ABC, या एंगल CBA। जो भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो मिडिल में होना चाहिए, दोनों सेम है। ठीक है, कहां समझ गया? थोड़ा ध्यान रखिए। हम लोग बात करते हैं थोड़ा एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल क्या होता है? दूसरा होता है राइट एंगल, फिर होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसको याद करने का तरीका पता है आपको? बहुत आसान तरीका है। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग सुधारना होगा। राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल याद रखिए 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक ना। 90 डिग्री से जो बड़ा होगा, ऐसा एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा एंगल जो 90 से छोटा होता है, छोटा, लेस देन। 90 से बड़ा, मोर देन। याद रखना, ऐसा सारा एंगल जो 90 से छोटा है, 75 डिग्री एक्यूट है, 69 डिग्री एक्यूट है, 47 डिग्री एक्यूट है, 170 डिग्री, 117 डिग्री ऑब्ट्यूज। 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज। बस आपका मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, इसको रेफरेंस याद रखिए। रेफरेंस में 90 डिग्री हो गया, 90 से छोड़ा, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज। कैसे बनता है राइट एंगल ट्रायंगल? ऐसे बनता है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दिखता है, ठीक है ना। चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा, इसको ऐसे कर दीजिएगा। छोटा करना है ना, 90 से कम करना है, तो 90 काटना पड़ेगा ना। छोटी छोटी, इसको ऐसे कर दिए, 90 से कम हो गया। और 90 से बड़ा करना है तो ऐसे करना होगा।
क्लियर है? 90 से बड़ा करना होगा, देखिए 90 यहाँ पे था, हमको बड़ा करना है, बड़ा चाहिए ना, मोर देन। ये बन गया मेरा ऑप्ट्यूज, ये मेरा बन गया एक्यूट। क्लियर है? मेरा मार्कर, ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करें ट्रायंगल वाला, इसमें एक और सा बात कर लेते हैं, काम आता है हल्का सा। क्लियर है? ठीक। सब उतारते भी जाइए, आपके लिए काम आएगा, इन बेसिक्स का थोड़ा ध्यान रखें। आपको टेंथ में बड़े मजा आएगा आपको समझने में। आपको एंगल के बारे में इतना बेसिक ज्ञान आपके लिए काफी है। इसमें दो एंगल और है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा होता है, देखिए एक बात याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये किसके बारे में बातचीत कर रहा है? पेयर ऑफ एंगल के बारे में। पेयर होना चाहिए, पेयर। पेयर में तो दो होता है, जोड़ा। ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिसका सम 90 होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। दो पेयर ऑफ एंगल से, मान लीजिए हम एंगल ले लिए ए, दूसरा एंगल है बी, यहां पर भी एंगल ले लिए, मान लीजिए एक्स, दूसरा एंगल ले लिए वाई। अगर ये दोनों एंगल को जोड़ा जाए और दोनों मिलके 90 हो गया, तो हम लोग बोलेंगे वो दोनों एंगल कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बस। अगर वो दोनों एंगल को हम जोड़े सर, और वो हो गया 180, तो बोलेंगे सर कैसा है वो? इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। कहानी क्लियर है? इसमें ध्यान से, एक एंगल आपको दे दिया 75 डिग्री, बोल रहा है कि उसका दूसरा एंगल उसका सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180। 75 उसका कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे 105। ये समझिए, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल जिसको जोड़ा जाए और 180 आ जाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसको जोड़ा आ जाए वो 90 आ जाए। इसका भी यूज है सर, बहुत जगह यूज है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे ट्राइंगल। वाह, ज्योमेट्री पे आ चुके हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, बेसिक्स की बात। तीन साइड्स देखिए, ये साइड, ये साइड, ये साइड, साइड का आता है, ये साइड है। ठीक है, वर्टिसेस, कॉर्नर पॉइंट जहां पर दो साइड्स मीट मीट करते हैं उसको वर्टिसेस कहते हैं। तीन एंगल भी होते हैं, आपको एंगल का नाम लिख के सिखा दिया हूं। ठीक है, इस ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या हो जाएगा सर? वर्टिसेस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीनों एंग साइड मीट करते हैं अपने आप को, मतलब दो साइड्स मीट करते हैं। ये मीट किया दो साइड, इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिसेस। ये साइड जहां मीट किया है, मीटिंग पॉइंट वाला बोलेंगे वर्टिसेस। ये साइड जहां पर मीट किया उसको बोलेंगे लोग वर्टिसेस। तो तीन वर्टिसेस है, क्या क्या है? ए बी और सी। साइड की बात करें तो साइड कितना है? साइड भी तीन है, कौन कौन सा? तो ए बी, बी सी, और तीसरा है ए सी। तीसरा बात करें हम लोग, अगर एंगल की बात करें तो एंगल भी तीन है। कौन कौन सा एंगल है सर? एंगल ए है, एंगल बी है, और एंगल सी। ये हमारा बेसिक ज्ञान। ठीक है, साइड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बताया क्या है? बोला क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड थर्ड वन स्कैलिन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो जाए, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो केवल, बस कोई भी दो साइड इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड इक्वल हो गया। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अनइक्वल है एक दूसरे के, ए डोंट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों अनइक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स अनइक्वल निकलेंगे। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड, दो साइड इक्वल है, तीसरा अनइक्वल है, तीनों इक्वल। ठीक है, ध्यान रखिए। साइड के बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस में, एंगल के बेसिस में भी ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है राइट, एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, आइए
स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ऐसे बनता है सर, हम जरूर बता रहे हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको बोले राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, वन ऑफ द एंगल बिकम्स 90 डिग्री। बाकी सब एंगल कितना कितना मतलब नहीं है, वन एंगल इज मस्ट बी द 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड एंगल, सेकंड ट्रायंगल जो है हमारा एक्यूट है। ठीक है, अब एक्यूट क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल है जिसका ईच एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा। इसको ऐसे करेंगे, ईच एंगल ये जो एंगल है तीनों 90 से छोटा, लेस देन 90, 90 छोटा होना चाहिए ईच एंगल। अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, 7 4 11, ये 60 डिग्री, 180 आ रहा है, आ रहा है, 7 4 11, 12 6 8। हाँ देखिए सब 90 छोटा है ना। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका ईच एंगल 90 छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ईच एंगल लेस देन 90। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ईच एंगल लेस देन 90। जो ईच एंगल रहेगा वो 90 से छोटा होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तीसरा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज क्या है? ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या कहता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल होना चाहिए, वन एंगल, मे बी ओनली वन एंगल, केवल एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 से बड़ा होना चाहिए, केवल वन एंगल सुन। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 90 से बड़ा है, दिस एंगल इज मोर देन 90। एक एंगल का 90 से बड़ा होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारा बेसिक ज्ञान था ट्रायंगल के बारे में, लेकिन इतना सा काम चलेगा नहीं सर। ये तो पता रखना ही रखना है आपको, लेकिन बस काम चलेगा नहीं, और ही पता रखना है आपको। हम लोग मेन बात पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है सर? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी? क्या समझते हैं, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए, एक सिंपल से एक लाइन याद रखिए, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सिमिलर इन शेप और साइज। ऐसा सारा फिगर, दो फिगर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, दो लीजिए, तीन लीजिए, चार लीजिए, आपने दो या तीन फिगर ले लिया, और दो और तीन फिगर आपने लेने के बाद अगर वो दो तीन फिगर का शेप और साइज सेम टू सेम रहा, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ट्राइंगल के बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, तो सर्कल का भी होता है कॉन्ग्रुएंसी। दो सर्कल है जिसका रेडियस सेम है, या कॉन्ग्रुएंट। दो स्क्वायर है जिसका साइड सेम है, कॉन्ग्रुएंट। शेप और साइज दोनों, शेप अगर सेम रहेगा, सुनिए, शेप अगर सेम है तो उसको बोलते हैं सिमिलर। साइज से फर्क नहीं पड़ता, हम लोग क्लास 10th पढ़ेंगे सिमिलर। आपको अगर ये पता होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में तो सिमिलरिटी समझने आपको आसानी होगी, इसलिए आपको बताया जा रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि अरे कॉन्ग्रुएंसी तो क्लास 9th पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में पढ़ा था, तो क्या जरूरत है अभी? है सर। जिसका शेप और साइज दोनों सेम रहेगा उसको हम लोग कहेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी। क्या सेम रहेगा? शेप, साइज दोनों, शेप भी होना चाहिए, साइज भी होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। शेप और साइज दोनों सेम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कुछ कुछ रूल्स था। पहला साइड, साइड साइड। दूसरा एंगल, साइड एंगल। तीसरा साइड एंगल साइड। चौथा एंगल एंगल साइड। एंड पांचवा राइट हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का कुछ रूल्स है, जो था हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, कौन से? साइड साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल है, दोनों का साइड सब इक्वल इक्वल है, जैसे समझिए ध्यान से, तो हमने दो ट्रायंगल को लिया, हम दो आपको बता रहे हैं। अगर एक ट्रायंगल आपने लिया, दूसरा ट्रायंगल ये लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ये ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये साइड इक्वल है इसके,
सॉरी, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये वाला साइड इसके इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है। अगर हम कहें ये साइड्स इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल दोनों कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? तो साइड साइड साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसका ये साइड, इसका ये साइड, इसका ये साइड, दोनों ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों सेम, दोनों दूसरे को ओवरलैप कर जाए, इसको कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है। ठीक है। उसी प्रकार से एंगल साइड एंगल होता चाहिए, उसमें एंगल एंगल और साइड होना चाहिए। साइड एंगल साइड होना चाहिए, उसमें साइड साइड और एंगल होना चाहिए। एंगल एंगल साइड होना चाहिए, मतलब दो एंगल बाद का साइड होना चाहिए। इसमें क्या है, बीच में साइड होना चाहिए, दोनों एंगल बगल होना चाहिए, ऐसे कुछ। बीच में साइड होना चाहिए। हाँ, बीच में साइड, देखिए, दो एंगल और बीच का साइड, ऐसे। आरएचएस, ये हमेशा राइट एंगल में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, एक क्राइटेरिया है। ठीक है। इसको बाकी, इसको डेप्थ पूरा नॉलेज चाहिए आपको इसके बारे में, तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा पूरा डेप्थ। बेसिक्स आपका ये चीज है कि इन सब बातों को पता होना चाहिए। ठीक है। बहुत यूज नहीं है इसका, लेकिन जान कर रखिएगा तो हो सकता है कि आपको सिमिलैरिटी बनाने में आसानी रहेगी, समझने में ठीक लगेगा आपको कि अच्छा ऐसी चीजें होती है वहाँ, क्योंकि हम लोग इसे पढ़ते थे सीपीसीटी। ठीक ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द, नहीं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ऐसे करके ध्यान रखिए। चलिए, हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, भैया, ज्योमेट्री में इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अब कुछ चीजें और भी जानना जरूरी है आपको, चीजें। ठीक है। अगर हम कहें कि सर, रेक्टेंगल आप जान रहे हैं, रेक्टेंगल जान रहे हैं आप, बस सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं पहले। अच्छा, रेक्टेंगल पहले बात कर लेते हैं। चलिए, रेक्टेंगल आप जान रहे हैं। अब दूसरा है पैरेललोग्राम। मतलब अगर आप इसको ड्रॉ ना करें तो आप बता नहीं पाएंगे दोनों में अंतर क्या है, सीधा बताना मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, रेक्टेंगल भी याद कीजिए क्या होता है, इसका क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका भी सर वही होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल में भी होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है। दूसरी बात है, डायगोनल्स आर इक्वल, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो याद रखिए, कभी भी रेक्टेंगल को और पैरेललोग्राम को डिस्टिंग्विश करने के लिए बोले, काम आएगा सर, कंफर्म रहिए, कंफर्म रहिए, हम मिलेगा ही मिलेगा, आपको याद दिलाएंगे। रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड से इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। कहानी समझ में नहीं आ सकती। जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर एक रेक्टेंगल हम बनाए, इसका डायगोनल ये है, अगर हम बोल रहे हैं कि ए सी, यहाँ पर सी डी है, ए सी, तो ये ना, सी डी नहीं, ए सी बी डी है, नॉट इक्वल होगा बी डी के, यहां पर होगा ए सी इक्वल टू बी डी। ये एक टर्म है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो रेक्टेंगल नहीं है, क्या है, पैरेललोग्राम। अगर वो दोनों बराबर आता है तो फिर रेक्टेंगल है, बराबर नहीं आता है तो पैरेललोग्राम, ध्यान रखें। सेम उसी प्रकार से हम लोग करते हैं किसमें, रोम्बस और स्क्वायर में। क्या होता है रोम्बस का, तो याद कीजिए रोम्बस का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, यहां पर भी सेम वही चीज होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल।
यहाँ पर होते हैं डायगोनल सारे इक्वल, डायगोनल्स इक्वल आएंगे। यहाँ डायगोनल्स इक्वल आएगा, यहाँ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है? ध्यान रखिए, दोनों सेम टू सेम है, और आपको आएगा ही आएगा, कंफर्म रहिए। कहाँ आएगा ये बता दे रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, ध्यान रखिए। इस फिगर बना दे रहे हैं आपको, रोम्बस का फिगर बनाए। थोड़ा टेढ़ा होता है, स्क्वायर से कहीं रखते हैं थोड़ा टेढ़ा होता है। तो ज्यादा बड़ा हो गया। सब कुछ साइड सारे इक्वल होते हैं इसके, इसके भी साइड्स इक्वल होंगे। इसके डायगोनल जो होंगे इक्वल नहीं होंगे, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। जो डायगोनल्स इसके हैं, मानिए में डायगोनल्स बोल रहे हैं, तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ए सी जो है नॉट इक्वल टू बी डी होगा, कंफर्म रही। और ए सी जो होगा इक्वल होगा बी डी के। और डायगोनल्स अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है फिर रोम्बस है। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान रखिए। आसान है चैप्टर है, हार्ड नहीं। अगर बेसिक्स पे आपका ठीक ठाक से पकड़ है तो आपको चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी सर, इस श्योर रही। बेसिक्स ठीक ठाक है तो आप क्लास 10 में प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, सारे लेक्चर को अच्छे से देखें। 10th बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिलेबस बहुत ही वीक है, चिंता का बात नहीं है। आइए आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बातचीत कर लेते हैं, जब बातचीत हो ही गया है उसके बारे में, क्योंकि थोड़ा कनेक्टेड ये किससे था, ज्योमेट्री पोर्शन से, इसलिए हम इसमें से पहले बात कर गए। आइए, याद कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ कहानी था। ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाते हैं, वेट। ठीक है, जो वर्टिकल दिखाई दे रहा है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है उसको लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। दोनों जहां पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ये कहलाता है एक्स एक्सिस, इधर कहलाता है एक्स डैश। ये कहाएगा वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। ओरिजिन के राइट साइड साइड को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको एक और नाम देते हैं जो आपको याद रखना है, इसको कहते हैं हम लोग एब्सीसा। इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ये आपको पता रखना। ठीक है, यहीं पर पॉइंट सब होते हैं। पॉइंट कैसे डिसाइड होते हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया रहेगा डिस्टेंस 1, ऐसे बना रहेगा 2, ये 3, इधर 4, इधर 5, ऐसे। इधर जाएगा -1, -2, -3, -4, -1, ऐसे करके मतलब बॉक्स बना हुआ रहता है, ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं चीजें ऐसे। चीज समझिए ध्यान से, तो ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया x। तो देखिए इसको चार पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है ना, इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्वाड्रेंट। इट्स द फोर्थ पार्ट सर्कल, मतलब यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिए रेडियस लेके, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो सर्कल के जो फोर्थ पार्ट होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो दैट टर्म्ड एज क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट इज कॉल्ड सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान ध्यान दीजिए तो एक्स भी नेगेटिव, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। यहां पर एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। कभी भी हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी पॉइंट्स को, तो डिनोट कुछ इस प्रकार से किया था, किसी भी अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, जैसे पॉइंट पी ले लिए, डिनोट करते हैं, हमेशा पहले एक्स लेना होता है फिर वाई को लेते हैं।
जब भी हम लोग डिनोट करेंगे तो डिनोट करने का तरीका ऐसे होता है, पहले हम लोग अल्फाबेट एक्स लेते हैं, फिर हम लोग वाई लेते हैं, मतलब पहला पहले एक्स एक्सिस को लेना है, फिर वाई एक्सिस को लेना है, ठीक है ना। उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट हम लोग साइन डिसाइड किए। अगर हमने कह दिया कि सर -7,6, तो -7,6 किस कोऑर्डिनेट में होगा? तो एक्स मेरा नेगेटिव है, वाई मेरा पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव, एक्स हो गया वाई, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सर सेकंड कोऑर्डिनेट, ये किस कोऑर्डिनेट में है? सर सेकंड। क्लियर? ये हमारा बेसिक सा नॉलेज है, इसके बारे में वो पता होना चाहिए बस। प्लॉट करने आना चाहिए इस, अगर हम बोल दें -7,6 कहाँ पर प्लॉट होगा, तो एक्स में -7 कहाँ पर, देखिए तो -6 -7, -7 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नीचे ड्रॉ कर दिए, जहां पर बोलेगा -7, ठीक है, कर दिए। अब 6 कहाँ पे है? तो 6 मान लीजिए यहाँ पे, तो 6 दोनों जहां पर मीट करेगा वही मेरा पॉइंट। सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, कहीं पर भी कोई पॉइंट बोल दिया, जैसे मान दिए, बोल दिया मेरे को -3, -2, ठीक ना, तो -3 कहाँ पर, देखे तो -3, सर -3 यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है सर। -2 कहाँ होगा? तो वाई में -2 इधर कहीं होगा, तो -1 -2, -1 हो गया, -2 से लाइन ड्रॉ कर, दोनों कहाँ पर मीट किया? ये मेरा पॉइंट है क्यू, -3 -2। पहले से ड्रॉ करने सीख जाइए, बेसिक्स। कहाँ समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है। क्लियर है? चलिए। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात, ज्योमेट्री की बात भी कर लिए। हम थोड़ा बात करेंगे हम लोग मेंसुरेशन पार्ट का। मेंसुरेशन से पहले थोड़ा सा हम लोग सर्कल बात कर रहे थे, सर्कल इंपॉर्टेंट है सर, सर्कल, ठीक है, सर्कल बात कर लेते, चलिए। सर्कल, सर्कल क्या है? एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है, एक ऐसा फिगर ड्रॉ कीजिए कोई फिक्स पॉइंट से जिसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। क्या बोल दिए सर आप? एक ऐसा आप क्लोज फिगर ड्रॉ कीजिए जिसका एक फिक्स पॉइंट हो, ये फिक्स पॉइंट सर ये हो गया, जिससे उसका डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहे, ये डिस्टेंस ऑलवेज सेम, इट इज कॉल्ड सर्कल। तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर, ये जो डिस्टेंस होता है उसको लोग कहते हैं रेडियस, ठीक है। सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन जो सेंटर से पास करे, सर्कल के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स है, दोनों को जोड़ने वाला लाइन जो सेंटर से पास करे उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। सॉरी, वो हम लोग कॉर्ड ही बोल सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं होता, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर, ठीक ना। कॉर्ड जनरली क्या होता है? कॉर्ड एक कॉर्ड ही है जो पॉइंट जोड़ने वाला है, तो उसको अलग तरह से लिख देते हैं कि ये कॉर्ड है। सर्कल दो पॉइंट जोड़ने वाला लाइन, अ लाइन दैट जॉइन द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है? डायमीटर, डायमीटर हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये हमारा हो गया कॉर्ड, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये भी कॉर्ड है। सर्कल के दो पॉइंट जोड़ने वाला लाइन को हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को कट करते हुए निकल जाए, सर्कल को कट करते हुए निकल रहा है, ठीक ना। चलिए, बहुत सारा है, देखिए ध्यान से, एक और यहाँ ड्रॉ करते हैं सर, ये समझ ध्यान से। एक सर्कल है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को कट करते हुए निकल जाए, लीजिए, एक ऐसा लाइन सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, लीजिए, क्लियर है? एक ऐसा लाइन, ये लाइन दे दी, बना दिया, ए बी पी क्यू, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को कट करते हुए निकल जाए, कट करते हुए निकल गया हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड, ठीक है। एक ऐसा सेकेंड, वो भी सेकेंड ही है, एक ऐसा सेकेंड जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, उसका नाम बदल देते हैं हम लोग, उसका नाम देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? टेंजेंट। किधर है? एक ऐसा लाइन सर्कल को कट करते हुए निकल जाए हम लोग बोलते हैं उसको क्या? सेकेंड। एक ऐसा लाइन सर्कल को टच करते हुए निकल जाए हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ध्यान रखिएगा, बेसिक्स बात है, कॉर्ड सेकेंड, बात याद रखना है, क्लियर है? चलिए, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, सही बात हो, ध्यान रखना, रेडियस क्या होता है, लेंथ, ये चीज, ठीक है, सर्कल का बेसिक पार्ट है, ये सब बेसिक्स पार्ट है। चलिए,
आइए अब उसको बात करते हैं मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन में तीन बात करेंगे हम लोग। पहला बात होता है हमारा पेरीमीटर। दूसरा बात करेंगे हम लोग एरिया। तीसरा बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम। एरिया और थर्ड वन इज वॉल्यूम। पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी आपने रेगुलर फिगर हम लोग बात करें मेंसुरेशन का, देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग कोई रेगुलर फिगर का एरिया निकाल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग पूरा रेगुलर फिगर, मतलब ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब के बारे में बात करेंगे, रेगुलर फिगर ठीक है ना, जिसके बारे में आपको पूरा ज्ञात है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी क्लोज फिगर का लेंथ के बारे में बात किया गया। एरिया मतलब सरफेस के बारे में बातचीत होगा। एरिया का मतलब समझ लीजिए सरफेस है। वॉल्यूम का मतलब स्पेस के बारे में, ठीक है ना। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ हमेशा वन डायमेंशनल होता है। अगर सरफेस की बात करें, सरफेस हमेशा टू डायमेंशनल होता है। जिसका टू डायमेंशन के बारे में बातचीत होगा, दो डायमेंशन रहेगा। डायमेंशन मतलब क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। अगर स्पेस के बारे में बात करें तो ये हमेशा थ्री डायमेंशनल होता है। क्लियर? मुझे ध्यान से, तीन डायमेंशनल है, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, ये रूम स्पेस हो गया, ठीक है ना। अगर हम बोले इसका क्या होगा तो इसका लेंथ, ये लेंथ हो गया यहां से लेके यहां तक का, इट्स लेंथ। इफ यू टेक दिस सरफेस, ये सरफेस हो गया पूरा। स्पेस मतलब ये रूम के बारे में बातचीत कर रहा है, पूरा स्पेस, ठीक है ना। ध्यान रखिए, लेंथ मतलब वन डायमेंशनल। अगर वन डायमेंशन है तो केवल एक यूज होगा, मीटर या सेंटीमीटर या लेंथ। मतलब इसका यूनिट क्या निकलेगा? जो भी इसका यूनिट निकलेगा, इसका यूनिट, जो भी इसका यूनिट रहेगा वो यूनिट। इसका यूनिट में क्या निकलेगा? दो यूनिट रहेगा तो यूनिट स्क्वायर। इसका क्या होगा? तो सर तीन यूनिट रहेगा तो यूनिट क्यूब। मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा हम निकालते वक्त, इट इज मीटर, इसका निकलेगा मीटर स्क्वायर। इसका जब स्पेस की वॉल्यूम निकालेंगे तो निकलेगा मीटर क्यूब। बहुत इजी चीज है समझने के लिए, आप अगर बहुत से रिलेट कर पा रहे हैं डेफिनेशन से तो मोस्ट इजिएस्ट थी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बातचीत करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं सर्कल से, सर्कल से ही शुरू करते हैं, ठीक है। सर्कल से स्टार्ट करते हैं, सर्कल से स्टार्ट करेंगे। सर्कल बड़ी मजेदार टॉपिक। सर्कल टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल तो है नहीं। सरफेस ड्रॉ कर दी, टू डायमेंशनल, ठीक है। इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, हमको रेडियस से जानना है, ठीक है ना। डायमीटर जो होता है टू इंटू रेडियस होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, डायमीटर जो डबल होता है रेडियस का। जो आता है उसका लेंथ, सर्कल के लेंथ को लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, इट इज इक्वल टू टू पाई। फिर सर्कल का जो एरिया होता है इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू जनरली हम लोग लेते हैं 22/7। 22/7 लेंगे या फिर सवाल में मेंशन रहेगा तो हम लोग लेंगे 3.14। क्लियर? सवाल में मेंशन रहेगा 3.14 दिया लेंगे। ये बेसिक सा ज्ञान है सर्कल के बारे में, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सी स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कल का पूरा लेंथ। यहाँ स्टार्ट किए रस्सी लिए, ऐसे लेंथ मेजर कर लिए। पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना सरफेस वो लिया, ये सर्कल यहाँ बना है, कितना सरफेस वो लिया, ठीक है। ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। ट्राइंगल के बारे में बात करें। ट्राइंगल का एरिया निकालने से पहले देखिए बेसिक से बात करते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, आपको ट्राइंगल का बेसिक पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए एरिया का। ए बी सी, आपको दो चीज पता होना चाहिए। ट्राइंगल पे गिरा हुआ एल्टीट्यूड, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और दूसरा इसके बेस के बारे में। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट स्टैंड फॉर दिस, जो भी हाइट है का बेसिक डेफिनेशन। अगर आप किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो आप ये जान रखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। हाइट क्या होता है? एक ऐसा परपेंडिकुलर जहां पर गिरता है ट्राइंगल ऊपर, ठीक है।
अब मान लीजिए वो राइट एंगल ट्रायंगल पहले से है, ऐसे। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका एरिया निकाला जाए, दिस इंटू दिस। आपको हाइट दे दिया है और ये बेस है जिसपो वो हाइट गिरा है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। दैट्स इट। क्लियर है, ध्यान रखिए। मतलब बेसिक सा डेफिनेशन है, हमको ट्रायंगल का एरिया से कनेक्टेड है। ध्यान रखिए। अब हमको ट्रायंगल का जो एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया का तीन तीन फॉर्मूला है सर। तो ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोलते हैं, अगर साइड्स गिवन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर बेस या परपेंडिकुलर गिवन है तब के बारे में बात, जो बेसिक डेफिनेशन है हमारा एरिया निकालने का ट्रायंगल का, वो चीज। अगर अब साइड्स गिवन है, ट्रायंगल बोलते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब क्या करना है। ठीक है, चलिए। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया तब का क्या करें। सवाल बोलते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे बोला कि ये ट्रायंगल है, तेरा ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, तीसरा ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, तीन ट्रायंगल हम ले लिए। बोलेंगे सर ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ये तीनों इक्वल है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये दोनों इक्वल है, ये अनइक्वल है। इसमें बोल दिया सर ए बी और ये भी सी है, इसमें ये तीनों अनइक्वल है। ठीक है, ये तीनों अनइक्वल है। इसमें जो साइड दिया हुआ है, इस साइड को मान ली लेंथ ए, इसका भी साइड लेंथ कितना है ए, जो यहाँ पर साइड लेंथ ए, इधर साइड लेंथ जो इक्वल साइड है उसको लेंथ को मान लिया हम ए, इसका भी साइड लेंथ मान लिए ए, जो अनइक्वल साइड है उसको मान लिया हम बी। इसको ए के सामने वाले साइड को माने हैं हम ए, बी के सामने वाले साइड को मान लिए हम बी जो माना जाता है, इसको सामने मान लिया इसको सी। लेंथ को, साइड लेंथ को मान ए बी सी, स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल सी। अगर इक्विलैट देखिए, आप समझ गए होंगे आप, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दो साइड से इक्वल है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये स्केलिन ट्रायंगल है। अगर सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया होता है √3/4 a²। ये बताएंगे आपको कैसे आ रहा है, अब तो समझ आएगा कहां से आया, √3/4 a²। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका एरिया जो होगा, उसका एरिया हो गया b/4 √4a² - b²। लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली बनेगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन स्केलिन ट्रायंगल ही सबका बाप है। जो ये फॉर्मूला निकल के सामने आया सर, ये दोनों फॉर्मूला यहीं से निकल के सामने आया। स्केलिन ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको निकालने के लिए हम लोग एक बड़ी, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है हीरोन्स, उसके फॉर्मूले को यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि पहले आपको निकालना पड़ेगा एस। एस स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, एस स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर। एस होता क्या है, इट इज a + b + c/2। ये निकाल दिए, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट ए निकालने के लिए, एरिया। दैट फॉर्मूला इज, थोड़ा लंबा है, एस, S - A, S - B, S - C। अब कोई भी ट्रायंगल पूछे, जरूरी नहीं है कि स्केलिन में ही लगेगा, लेकिन स्केलिन के लिए बेस्ट है। कोई भी ट्रायंगल बोल दे, उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यही है बस। ये जो फॉर्मूला निकला सामने आया है, यही सॉल्व होकर निकला है, ये जो निकला है सामने, यही सॉल्व होकर निकला है। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी ले लीजिए ट्रायंगल उठा के, आप ये फॉर्मूला आपका तुरंत प्रूव हो जाएगा अपने आप। क्लियर है, ध्यान रखिए। ऐसा, ये हमारा ट्रायंगल का स्टोरी है। ठीक है, इससे ऊपर ट्रायंगल से नहीं पूछता है। कोशिश करिए इन बातों को ध्यान रखें। ठीक है, उतार लीजिए। अब बात किया जाए रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर रेक्टेंगल सफिशिएंट है और कुछ नहीं, ऊपर मेरे ख्याल से नहीं है बहुत सारी चीजें, वो का तो देखा जाएगा। अच्छा, ले लेते हैं स्क्वायर को, रोम्बस को ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, रोम्बस, रेक्टेंगल
जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो बात की अभी। स्क्वायर जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस थोड़ा टेढ़ा, स्क्वायर स्क्वायर टेढ़ा कर दिया गया है। चलिए, सब साइड इक्वल, ऑल साइड सारी। इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट दिख रहा है उसको लेंथ कहते हैं, वर्टिकल पार्ट को हम लोग ब्रेथ कहते हैं। सेम उसी प्रकार से इसका साइड ए होते हैं, इसका भी साइड ए है। इसका डायगोनल एक हो गया D1, इसका दूसरा डायगोनल हो गया D2। इसका एरिया निकालना होगा। इट्स एरिया बिकम्स लेंथ इनटू ब्रेथ। और पेरीमीटर इज 2L+B। और डायगोनल जो होता है रूट अंडर L² + B²। डायगोनल मतलब लेंथ ऑफ द डायगोनल। और दोनों इक्वल होता है, तुरंत बातचीत किए थे हम लोग। ठीक है, L²B²। सेम उसी प्रकार से इसका एरिया निकालेंगे, इट इज बिकम सेम A × A, क्योंकि इसको ए है तो यहाँ पर भी ए होगा। A × इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 × A। इसका डायगोनल हो जाएगा √2A। ठीक है, इसके बारे में बातचीत करें तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × A। इसका एरिया हो जाएगा D1 × D2। 1/2 D1 × D2। क्योंकि डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, इसलिए एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं डायगोनल्स निकालने के लिए। हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं। हम बात करें पाइथागोरस के बारे में भी, बातचीत होगी आपके साथ हुई। पाइथागोरस होता क्या है? ठीक है, ये हमारा बेसिक्स था, मेंसुरेशन का पार्ट था, जो आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम सरफेस एरिया के बारे में तो आप क्लास 9 पढ़े ही पढ़े, उसके बारे में पता होना। सारे फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए, क्या होता है कोन, क्या होता है स्फेयर, हेमिस्फेयर। सारे फॉर्मूले को जो हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वॉल्यूम स्पेस के बारे में बातचीत हो गया हमारा। वॉल्यूम के बारे में उतना बोले आपको। हेमिस्फेयर, स्फेयर, क्लास 9 का जो टॉपिक है आपको सारा चीज, कुछ नया टॉपिक है नहीं उसमें, कुछ बेसिक के बारे में कुछ नॉलेज देने योग्य कुछ है नहीं उसके बारे में। तो आपका समय को जाया करेंगे नहीं हम। तो आज के लेक्चर में आपसे इतना ही कह के विदा लूंगा। पढ़िए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का सम्मान करें। बाय बाय।